आप AGI का लेवल 1 अचीव हो गया तो चैट। तो बुनियादी चीजें आई, फिर गूगल ने अपना यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड्स आप लोग के साथ शेयर की। जब इसी तरह वाइट पेपर और बेहतर टेक्निक्स आती हैं। 5 अभी इस वक्त की एडवांस टेक्निक्स हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। 5 एडवांस टेक्निक कौन कौन सी हैं? पहली आपकी सेल्फ असिस्टेंस। इसके अलावा आप लोग को कौन कौन सी है? सेल्फ असिस्टेंस, स्टेप बैक, बाएं से देख के याद करने की कोशिश करें, खुद याद करने की कोशिश करें। ठीक है, स्टेप बैक, सेल्फ असिस्टेंस। इसके अलावा रिएक्ट, चेन ऑफ थॉट्स, चेन ऑफ थॉट्स, 5 याद थी। अच्छा, 6 स्टेप्स एक जो वीडियो का रेफरेंस है सर ने शेयर किए हैं NEC.MD के लास्ट में जो लिंक है, इसमें 6 स्टेप्स आपको बताए जा रहे हैं कि अभी तक जो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो 1x। अभी तक आप जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं 1x की वीडियो आप लगा के देखिए, नॉर्मल चलते स्लो तो नहीं चलते, तो वो नॉर्मल। आप अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को 10x पे ले जाना चाहते हैं। 10x से क्या बुलाते हैं कि आपकी स्पीड 10 गुना बढ़ जाए। तो फिर उन्होंने हमें 6 स्टेप्स बताए। वो 6 स्टेप्स कितने लोगों को याद है? अच्छा, पता है कुछ भी नहीं। 1 2 3 क्या है? दूसरा सवाल तो ये पता चल गया आपने पढ़ा। ठीक है, बस मुझे देखना चाहता था, माशाल्लाह पढ़ा। अच्छा, जिस तरह इस वक्त की दुनिया की एडवांस जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 5 टेक्निक्स हैं, जिसमें हमने सेल्फ असिस्टेंस देखा, स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग देखा, याद भी दोबारा भी दोहरा लेंगे। मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ कि हमें वोकैबुलरी आ जाए। सेल्फ असिस्टेंस, स्टेप बैक, चैन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स और रिएक्ट। ये 5 टेक्निक्स सिर्फ लिखने का तरीका है, और अगर आप इस लिखने के तरीके को अडॉप्ट कर लें तो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वक्त की दुनिया की एडवांस तरीन टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उससे कितने फायदे तो आज हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 6 स्टेप्स हमें बताए गए। 6 स्टेप्स क्या हैं दोस्तों? कि जब भी आप अपने प्रॉम्प्ट को 10x करना चाहते हैं, 6 स्टेप में पहला स्टेप है कमांड। आप LLM से जो भी काम करवाएं, वहाँ पे ना बोले आई विश, आई वॉन्ट, तो वैट वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल ना करें। आप लोग क्या करें, डायरेक्टली एक्शन वर्ड जो है वो इस्तेमाल करें। तो हमें एक्शन वर्ड यानी एनालाइज दिस, क्रिएट दिस, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको हम डायरेक्टली कमांड देते हैं। तो पहला इसने जो हमारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने का तरीका चेंज करवाया है वो क्या है आपका? कमांड, एक्शन वर्ड। अच्छा, ऑलरेडी हम ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जस्ट बता रहा है कि जो बहुत सारे लोग विश, आई विश और इस तरह की चीज़ें करते होते हैं, तो अननेसेसरी वेग वर्ड इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ होती है कमांड। दूसरी चीज़ है कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कहते हैं ना कि इंसान को गुड लिसनर होना चाहिए। जब आप कंप्लीट किसी की बात को सुनेंगे तो नहीं समझ पाएंगे और फिर बेटर आंसर कर सकते। तो कॉन्टेक्स्ट है मेन चीज। AI तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक आर्टिकल लिख के दे दो AI पर, आपने बहुत जनरल बात कही। मुझे यानी कहा जाए कि आपको AI के ऊपर सेमिनार करना है और मैं उस सेमिनार में जाके AI के ऊपर, क्योंकि मुझे जगह छूट दे देना कि यार आप AI के ऊपर टॉप लेवल की बात कर सकते हो या कोई लिमिट मुझे नहीं होता है। AI के ऊपर सेमिनार करना, ये कॉन्टेक्स्ट मेरे पास है। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाके मैं बात करता हूँ मशीन लर्निंग, उसमें ROC होता है, इसी
पता नहीं कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, ऑडियंस सो जाएगी या भाग जाएगी, दो ही चीज़ है। ठीक है, सोने वाले नहीं भाग जाएगी। अच्छा, तो अब क्या होगा कि अगर आप कॉन्टेक्स्ट, मेरे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं समझा वहाँ पे एंड्रयू एंशन के लेवल के लोग बैठे हुए हैं और मुझे मौका मिला प्रेजेंटेशन देने का। ठीक है, वहाँ पे और सैम ऑल्टमैन बैठे हुए हैं और मैं वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं उस लेवल की बात करूँ क्योंकि एआई के बारे में बताना। तो अब उस लेवल की बात अगर मैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या जो मिक्स हमारी पॉपुलेशन वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस उनसे करूँ तो किसी को कुछ समझ नहीं आए, लोगों को तो अभी भी एलएलएम का नहीं पता क्या एलएलएम होता क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट देना बहुत जरूरी है। अगर मुझे कहा जाए कि आपको सेमिनार करना है तो मुझे कॉन्टेक्स्ट दें कि सेमिनार की जो ऑडियंस है वो इंटर की भी, ग्रेजुएशन की भी, मिक्स कॉलेजेस की, अच्छा उनका लेवल क्या है, उन्होंने कभी जिंदगी में पाइथन का हेलो वर्ल्ड भी नहीं किया। अब मैं अपने एचएनएसडी की बात करूँ, उनको जब पाइथन नहीं आता तो अपने एचएनएसडी की क्या समझेंगे, लिटरली लोग क्लास लेने के बाद भी ना ऐसे होते हैं। एनडी में मैंने पेपर बना के दिया तो बच्चों ने पेपर दिया अपने एचएनएसडी के इतना हाई दे दिया वाला 5 साल सिंपल से कोड करके दिखा। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ओपन एआई का इस्तेमाल करके काम करके दिखाया, क्लियर मेंशन हुआ अपने एचएनएसडी, उन्होंने अपने ओपन एआई का इस्तेमाल करके ओपन एआई का नाम आ रहा है ओपन एआई के काम करके दे दी तो दरअसल मैचेस बना और क्या नंबर, ठीक है, तो नंबर बनती थी क्लियर मेंशन अपने एचएनएसडी के ऊपर आपने एचएनएस बनाना, लेकिन मैंने आज तक किसी को फेल नहीं किया, तो इसलिए अब क्या करूँ, सोचेंगे इसको। ओके, तो मीन्स कॉन्टेक्स्ट का मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आएगा आप बैठ यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने ओपन एआई सुना तो उन्होंने ओपन एआई की जो एपीआई है इस बुक में हुआ है और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, जबकि उन्होंने सारी चीजें अपने एचएनएसडी की सब कुछ पढ़ा है, लेकिन अपने एजेंट्स का एक इंपोर्ट भी नहीं लिखा, तो जो इंपोर्ट बिना लिखे उसका जीडीपीआई का सर्टिफिकेट कैसे होगा, ठीक है। तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट का समझ आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो मैं सिंपल करता हूँ बैकग्राउंड स्टोरी, तो जो भी आपके पास बैकग्राउंड स्टोरी है कोई काम करने के लिए वो कॉन्टेक्स्ट। तो दूसरी चीज हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट, यानी आप जब भी कभी भी बात करें तो डायरेक्टली कोई कहेंगे यार कोडिंग कर दो, एजेंट बना दो, मेरे पास कंपनी कॉन्टेक्ट नहीं, मैं कौन सा एजेंट बना, अच्छा मुझे कहा वॉइस एजेंट बना दो, वॉइस की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, आपका क्या पर्सोना है, क्या चीज करना चाहता है, तो आपने क्या करना है कॉन्टेक्स्ट जो है वो मालूम करना है। तो पहली चीज कमांड, आप समझे एक इंसान से आप कोई काम करवाना चाह रहे हैं तो आप उसको कमांड देंगे या एक मुझे एजेंट बना, एलएलएम से बात करके एलएलएम को इंसान कंसीडर कर रहे हैं तो हम उसको कमांड देते हैं कि यार इसको एनालाइज कर दो या एक एजेंट बना दो जो भी इससे काम करवाना है। दूसरा काम, क्योंकि अगर तो उसको जनरलाइज में बोलूंगा कि एआई के ऊपर एक सेमिनार कंडक्ट करो तो आपने क्या किया है उसके ऊपर ओपन, यानी आपने छूट दी थी कि जो करना चाहो आप कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो दूसरा पार्ट, आप उसको स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बताओ जिसकी प्रोसेस कोई चीज डिलीवर करे। तो सेकंड जो पार्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के बाद तीसरा पॉइंट है लॉजिक। लॉजिक क्या है? अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक किसी रिलेटिव की मेरे पास कॉल है, उसने किसी ग्रुप वगैरह से नंबर निकाला, उसे पता चला कि कासिम भाई एआई में कुछ काम करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो उन्होंने कहा कि कासिम भाई मेरे पास जॉब नहीं है, तो जॉब के लिए ना कहीं निकला दे रेफरेंस, आप तो इतनी सारी जगह होते हैं, ठीक है। मैंने बोला देखते हैं, सीवी मैंने मंगाई थी, सीवी भेजने से पहले मैंने उससे 2-3 सवाल कर लिए कि मुझे कॉन्टेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है,
अच्छा, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा, फिर लॉजिक भी बताऊंगा। तो अब मैंने कॉन्टेक्स्ट लिया करना है माशाल्लाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, तो ग्रेजुएट था, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर मैंने कहा कि कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, सारी लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो अभी बड़ा खतरनाक हो जाता है, आज तक तो नहीं है सारी लैंग्वेजेस ना याद होती। अब 20 स्पेसिफिक हो गया, हमने ना पाइथन आती है, अब उसकी जल्दी पाइथन आती है, पाइथन के 2-3 सवाल पूछे तो पता ही नहीं कि क्या होता है। वो डायनामिक प्रोग्रामिंग जो पाइथन थी वो भी थोड़ी बहुत यानी सही नहीं आती उसकी कौन सा। अच्छा, अब मैं तो कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा हूँ अपने पास पिक कर, कि मेरे पास कॉन्टेक्स्ट होगा तो मैं उसको रिफर करूँगा। अगर मैं ऐसा करता कि मेरे पास कॉल आई, बोलता है चलो यार वैलिडिटी पे लगवा दो, मैं जुनैद को बोलता है जुनैद इसको अपने साथ रखो और इसको देखिए यानी इससे काम करोगे रेडी के। अब होता क्या, एक महीने बाद जुनैद मुझे बोलता है सर इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना नहीं आती, मैं इससे क्या एचटीटीएल का काम करूँ। तो जब मैंने कॉन्टेक्स्ट को पिक किया तो पता चला उसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट और जेक्यूरी बूटस्ट्रैप यानी काम आता है सिमरन। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि कॉन्टेक्स्ट मेरे पास आ गया कि यार इसमें लिखा हुआ मींस वन स्ट्रैक मीन स्ट्रैक, वो भी यानी पैटर्न उसको आता नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड वाला जो काम है वो फुल स्टैक पे कोई काम ही नहीं करता। फिर उसके बाद इसमें आपको जैसे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह की थी, तो जैम स्ट्रैक अगर वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको टाइपस्क्रिप्ट के जरिए करना होता है, उसे जैम स्ट्रैक है। तो कम से कम जैम स्ट्रैक पे तो हो जो हम अपने किसी भी यानी कार्य में लगा सकते हैं, वो भी नहीं आता। एजेंट क्या है। अच्छा, तो मैंने कॉन्टेक्स्ट लिया, मुझे पता चल गया कि यार मैं ये जॉब पे कहीं पे भी लगाने के काबिल नहीं है, कहीं भी लगाएं तो 2 दिन बाद इसको निकाल दिया जाए। तो ऐसा डिफरेंस आपको भी जिंदगी में न दो, क्योंकि आपको पता है कि आप बोलोगे आपके कहने पे रख तो लिया जाए, एक महीने की सैलरी भी उसे मिल जाएगी, लेकिन नेक्स्ट मंथ उसे निकाल दिया जाएगा क्योंकि काम नहीं डिलीवर करेगा। तो जिसे काम आता हो आप उससे ही रेफर करें, अदरवाइज ना। तो मैं किसी को बहुत कम रेफर करूँ कि बाकी की क्वालिटी में तो आप रेफर करो। अच्छा, तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट आया। अब कॉन्टेक्स्ट आने के बाद मैंने कहा कि यार तुम्हें कम से कम जेम स्ट्रैक के ऊपर मेरे महारत हासिल करो और लवेबल के ऊपर ही कुछ पैसे खर्च करो, और लवेबल से आप क्या करो जेम स्ट्रैक की सारी चीज बन जाती है, फ्रंट एंड बन जाता है, जो तुम काम 2 महीने 3 महीने में करोगे वो 1 घंटे में बैठ के प्रॉम्प्ट करके कर दोगे। तो आप लवेबल को इस्तेमाल करना सीखो और जेम स्ट्रैक की थोड़ी बहुत कोडिंग सीखो ताकि आप उसको कस्टमाइज कर सको। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं लॉजिक। लॉजिक क्या है कि मैंने उसका कॉन्टेक्स्ट लिया और अब मैं यहाँ पे उसको लॉजिक दे रहा हूँ कि एजेंटिक एआई की तरफ से मुझे लाना है, तो मैं डायरेक्टली इसको एआई सिस्टम को नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ पहले टूल इस्तेमाल करो लॉजिक, उसमें एजेंट ही है, आप एजेंट को अपनी कमांड दे दो पूरी आपको यूआई बना के दे। अच्छा, फिर मैंने कहा कि फिर एजेंट उस तरह तुम्हें चीजें सीखनी है क्योंकि अभी तुम्हें पाइथन नहीं आती, तुम एंड से स्टार्ट करो। अब दूसरा टूल भी जो मैं उसे बता रहा हूँ वो क्या है, एचटीटीपी के ऐसे कनेक्ट करो। तीसरा में क्या है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो तुम अपनी मेहनत करो ताकि जिस फील्ड में भी तुम काम करो लिख के अच्छा काम करवा सको। ये मेरी लॉजिक है, क्यों, क्योंकि एन या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग डायरेक्टली कनेक्ट होगी एचटीटीपी के ऐसे। मैंने उसको जितनी भी चीजें बताई वैसी चीजें थी जो आगे जाके एचटीटीपी के ऐसे कनेक्ट। ये मेरी लॉजिक कि लॉजिक मैंने उसको बताई, अगर मैं कोई भी चीज उसे बताऊंगा वो एजेंट के आई से रेलेवेंट होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर उसे मूव होना है एजेंट के आई। तो पहली चीज कमांड, मैं उसको कमांड यानी एआई वो मुझे कमांड दे रहा है कासिम मुझे सजेस्ट करो कि मैं क्या करूं, उसने मुझे कमांड दी, मैंने उससे कॉन्टेक्स्ट में किया कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या, उसने बताया मैंने ये मेरी ग्रेजुएशन की ये चीजें जो किसी प्रोफाइल होती है मैंने कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट लेने के बाद जो लॉजिक है, क्योंकि लॉजिक ये है कि मैं उसको एआई की तरफ से आना चाह रहा हूँ तो डायरेक्टली एआई बुलाऊंगा तो बन जाएगा, और वो अपने एचएनएसडी की आ जाओ तो मेरी क्लास लेना शुरू कर दो। तो उसको हम जनरेट टाइप डेटा क्लास इस तरह की चीजें दिखाएंगे कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग होती है, पाइथन में तो कभी जिंदगी में हमने लिखी ऐसी चीज, बोलेगा पाइथन में नहीं है, झूठ बोल दो, ठीक है। तो डायरेक्टली पाइथन पे लाना बहुत मुश्किल उसके लिए होता है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या था कि मैंने कॉन्टेक्स्ट लिया और फिर मैंने लॉजिक माइंड में बनाया कि जो कुछ मैं इसको बताऊंगा वो कनेक्ट होना चाहिए किसके साथ, एजेंटिक एआई।
यार ऐसी चीज क्यों करते हैं। एक्चुअली आपके पास तीसरा जो पैटर्न आपके पास स्टैक था, पहली चीज कमांड, दूसरी चीज कॉन्टेक्स्ट और तीसरी आपके पास होती है लॉजिक। जो लॉजिक के बाद बार बार एआई को हम कहते हैं कि आर्टिकल लिख, अब वो आर्टिकल लिख रहा है अपने स्टाइल हेडिंग्स वगैरह सारी चीज, या जो मैं टूल्स बता रहा था मैं प्रीवियस जो भी हमारे पास वन स्टैक और मेन स्टैक जैम स्टैक में क्या फर्क है, क्या बेनिफिट्स है, क्या स्केलेबिलिटी आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, वो कंपैरिजन होना चाहिए। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि वन स्टैक होता है, मेन स्टैक होता है, जैम स्टैक होता है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं उसे बताऊँ वो कंपैरिजन के साथ, क्योंकि इंसान जो है वो कंपैरिजन के जरिए मैपिंग कर रहा होता है कि कौन सी चीज़ बेहतर है। तो आपके पास जो मैं उसको आउटपुट बताऊँ ताकि वो समझ पाए, जो भी मेरी ऑडियंस है जो मुझसे सवाल करे, तो मैं उसकी वोकैबुलरी उसको उसी फॉर्मेट में चीजें समझाऊं जो उसको बात समझ आए। तो टैबुलर फॉर्म के अंदर मैं उसको बेहतर समझा सकता हूँ कि अगर वन स्टैक में ये चीज़ होती है, मेन स्टैक में ये होती है, जैम स्टैक में ये होती है, और एचटीटीपी की ये चीज़ है, यहाँ पे ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे तीनों में इंटरसेक्शन क्या है और दिस डिवाइड क्या है, वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाए ताकि एक मैप बन जाए। तो दोस्तों चौथी जो चीज़ है वो होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट जो है आपका वो इनपुट फॉर्मेट भी हो सकता है और आउटपुट फॉर्मेट भी हो सकता है। तो इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट ये दोनों चीजें हम उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर इनपुट और आउटपुट जो भी उसको प्रोसेसिंग करनी है, जो भी चीजें लॉजिकल चेक करनी है, मुझे स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रिजल्ट। पांचवी चीज है आपका रोल। क्या बात है, मोबाइल से फायदा होता है, ठीक है। तो पांचवी चीज जो है वो आपका क्या, पर्सोना। एआई एजेंट, ठीक है, वो आगे पीछे है ना, 6 कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक पॉइंट आगे पीछे करेंगे, अब वो जरूर थोड़ी सीक्वेंस जो बताइए वो सीक्वेंस बिल्कुल याद करें। 6 चीजें होना चाहिए वो सीक्वेंस देखिए, 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 1 पे कमांड है और 6 पे क्वेश्चन, बीच में जो भी आ रहा है आप अपने पास बोल सकते हैं, तो शुरू होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ, हमारे पास जो पांचवी चीजें वो है रोल। रोल बहुत ज्यादा है। आप क्या करते हो, एक डॉक्टर से कहते हैं मुझे एआई के बारे में बताओ, तो क्या वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं एआई के बारे में। या कोई आप कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी अगर आप बोले तो उसकी फील्ड नहीं है, वो ताबिश्तर मुताबिक जानता है, वो एआई को इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो कहने का मकसद ये है कि रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर हम एआई का रोल सेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा जिसको मुझसे सजेशन मांग रहा था, मैं उसको कहता यार एचटीटीपी ये चीज यानी प्योर टेक्निकल चीज बात कर रहा हूँ, उसको कुछ समझ नहीं आता। मैं एज अ कोच, एज अ ब्रदर, एज अ फ्रेंड उसको सजेशन देना चाहता हूँ। वो बात जो मैं अपने भाई को कहूँगा वही बात उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब भी जवाब देना है एआई को, एआई ने आपको जब भी जवाब देना है तो उसका पर्सोना क्या होना चाहिए, वो किस तरह बिहेव करे। तो पांचवी चीज होती है आपका पर्सोना। छठी और आखिरी चीज जो है वो है कैप्चर, जो आज तक हम लोग प्रॉम्प्ट इंटरव्यू में मैं तो इस्तेमाल कर रहा था। हाँ 2022 में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, उस वक्त एआई इतनी पावरफुल नहीं थी। तो असल में क्या होता है, एआई से अभी तक इंसान सवाल करता है, एआई को एजेंट को टास्क देता है एलएलएम को, और एलएलएम उसे बात से करता है। आपने जो इंफॉर्मेशन दी है सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हमारा एआई काम करता है, रिस्पॉन्स नहीं देता काम करने से पहले। अब इसका प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे उस शख्स ने मुझे कॉल की एबीसी ने और कहा कि कासिम भाई मुझे जॉब पे लगा दो, लाओ यार अपनी सीवी दो और आगे के पास कर। अच्छा, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट वगैरह तो मैंने मालूम किया ना, उस मालूम करने के लिए मैंने उससे सवाल किए। अगर मुझे कोई भी टास्क दो तो काम करना स्टार्ट कर, तो मेरे पास ना कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीजें कमी थी,
मेरे पास ना फॉर्मेट है ना कोई लॉजिक है, और उसने मुझे कोई भी सवाल किया या कोई भी टास्क में काम करना मैं स्टार्ट कर दूं, तो प्रॉब्लम होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे जगहों पे जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको टास्क दी जाती है और आप जल्दी से काम करना स्टार्ट कर देते हो, काम को समझते नहीं, और काम को समझने के लिए जो सवालात करने होते हैं वो सवालात नहीं करते, और ये काम अब तक नहीं करते। हमने क्या कैपेबिलिटी एआई के अंदर बिल्ड कर रहे हैं कि एआई को हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज समझ नहीं आती, कोई भी चीज तुम्हें कमी पेशी लगती है, तो आप सवाल करो यूजर से, 10 सवाल करो, 50 सवाल करो, कोई लिमिट ना करो। ठीक है, वैसे 2 3 4 सवाल से आपको पता चल जाती है क्या चीज है। मैंने उससे मुश्किल से 3 सवाल किए, मुझे उसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया कि यार इसकी चीजें, उसको भी एजेंटिक एआई में हम नहीं डाल सकते। तो अब छठा और आखिरी जो है वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन करने की पावर। वो पावर किसको दे रहे हो, एआई। तो छठी और आखिरी चीज में हम ये देखते हैं कि अगर आपको कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन लगे जो टास्क पर्सोना को दिया गया है वो काम करने के लिए, और जो कॉन्टेक्स्ट आपके पास अभी प्रोवाइड किया, तो कोई भी मिसिंग वैल्यू आपको लगती है, कोई भी मिस इंफॉर्मेशन आपको लगती है, तो आप क्वेश्चन करें यूजर से। तो ये जो एक पॉइंट हम ऐड करते हैं ये गेम चेंजर। अभी तक एआई को हम टास्क देते थे, वो टास्क परफॉर्म कर देती, लेकिन अब हम एआई को टास्क देंगे, एआई उस टास्क को करने से पहले अगर उसमें कोई भी कमी है हम उससे सवाल करेंगे, उन सवालों के हम जवाब देंगे, और फिर एआई को 10 सवाल है, 5 सवाल है, 3 सवाल है, जितने भी सवाल हैं, तो वो हमारे सवालात के जरिए जो भी कमी है कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसे फिल करने के लिए आपसे सवालात करेगी, और फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये 6 चीजें आप अपनी प्रॉम्प्टिंग के अंदर शामिल कर लेंगे, तो आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है वो 10x कमांड, दूसरा क्या था आपके पास, कॉन्टेक्स्ट, तीसरा लॉजिक, रोल प्ले, स्ट्रक्चर आउटपुट या स्ट्रक्चर, और आखिर में क्या है आपके पास, क्वेश्चन। एआई को हम कह रहे हैं कि आप मुझे क्वेश्चन, अगर आप ऐसे नहीं फालतू में क्वेश्चन करते, ठीक है, वरना तो आप पेपर ले लेंगे किसी भी चीज के अंदर, कोई भी काम आप कुछ करने को बोलेंगे वो अननेसेसरी आपसे सवाल कर करके आपको बोलेंगे आप मुझे बताओ। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, आपको एआई आती है, जी सर एआई आती है, आप तो सर एआई क्या होती है, तो ऐसा नहीं है, अननेसेसरी कोई मिसिंग वैल्यू आपको लग रही है, मिसिंग इंफॉर्मेशन लग रही है, देन एआई आपसे कोई क्वेश्चन आस्क करेगा। ठीक है, तो ये 6 टेक्निक्स हैं। तो हमने देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आपको इस वक्त एडवांस करनी है, 5 एडवांस टेक्निक आपको आना चाहिए, सेल्फ असिस्टेंस, स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग, चैन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स और रिएक्ट। अच्छा, अपनी प्रॉम्प्टिंग की पावर को 10x करना चाह रहे हैं, तो 5-6 चीजें आपको आना चाहिए, कमांड, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक, पर्सोना, रोल प्ले, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेट आप सेट करते हैं, एंड फाइनली गेम चेंजर थिंग क्या है, क्वेश्चन, एआई क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, इनको अगर आप कंबाइन करें तो आप नेक्स्ट लेवल की प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं किसी भी चीज। अच्छा, ये चीजें तो बच्चों वाली हैं, ऑलरेडी आपने इतनी दफा करी हुई है, हम उसकी एग्जांपल भी चला के देखेंगे, हम शुरुआत में लैपटॉप लगवा देते हैं। अच्छा, अब लास्ट वीक आप देख रहे हैं गूगल ने 2 वीक पहले ऑलमोस्ट नैनो बना और व्यू थी ऑलरेडी पहले से बना। नैनो बनाना जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया, इस वक्त दुनिया का बेस्ट आपके मैच एडिटिंग के लिए जो भी टूल इस्तेमाल हो रहा है वो नैनो बनाना। अच्छा, अब बनाना खाने वाला बनाना है या तस्वीर को बनाना, ठीक है, साइट टेक्स्ट कोई भी एडवर्टाइज बनाना, तो वो बनाना कौन सा है वो मैं पिक कर पा रहा कि मैंने नैनो बनाना नाम क्यों रखा है, रख दिया होता है। तो नैनो बनाना, देखिए
देखी है इमेज एडिटिंग की, वो मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट 5%। अभी तक जितनी भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, आप लोग ने भी बहुत सारे लोगों ने नैनो बनाने से इमेजेस बना के डाली। कितने लोगों ने इस्तेमाल किया पाया था कोई भी पिक्चर एडिट की हो नैनो बनाने से? काफी लोगों ने किया है, ठीक है। मैं समझा 100% ऑडियंस होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 60-70% ऑडियंस है। तो ये इतनी मजेदार चीजें आने के बावजूद भी हमें टाइम नहीं मिलता है इस्तेमाल करने का, बस बच्चों की चीजें नहीं है। तो नैनो बनाने की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, नैनो बनाने का फायदा क्या है, उसकी पावर क्या है, अभी तक हमने समझी नहीं। आप लोगों ने जितनी भी सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं भी आप लोगों ने इसकी प्रॉम्प्टिंग देखी, आप क्या करो, सीधे कॉपी कर लो, अपने पिक्चर अपलोड कर लो, पेस्ट कर लो। तो उसमें क्या है, फ्यूचरिस्टिक वल्लभा इकबाल का स्टाइल, वो सरजिया वाली जो आपका है कि फुल बॉडी पोर्ट्रेट है और पीछे बैकग्राउंड आपकी इमेज के साथ आपका नाम और एजेंटी क्या है, डेवलपर। बहुत सारे लोगों ने सरजिया का नाम भी चेंज नहीं किया और तस्वीर अपनी लगा दी और सुबह शेयर भी कर दी, ठीक है। कुछ लोगों को इतनी मोहब्बत हुई कि सरजिया की पूरी फैमिली ही जनरेट कर दी। तो आप लोगों ने भी इस तरह कोशिश की। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हम जो प्रॉम्प्टिंग या टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट है। अभी तक हमने इसकी पावर को समझा ही नहीं। हाँ, सर्जन ने एक काम किया कि जो प्रोफेशनली फोटोग्राफर्स होते हैं उनकी जो टर्मिनोलॉजीज होती है, वोकैबुलरीज होती है, वो बहुत मैटर करती है। जैसे कि सॉफ्ट बॉक्स अब हमें पता ही नहीं, वार्म लाइटिंग हमें नहीं पता, ठीक है, स्किन टोन हमें नहीं पता। अब इस तरह की एक्सपोजर, फोकल लेंस लेंस का सबको पता है, कैमरा से होते लेंस महंगे होते, ठीक है, इतना तो सबको ही पता है। कौन से लेंस कब इस्तेमाल करते हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं पता, ठीक है। कौन सी सेटिंग कब की जाती है, स्टूडियो लाइट्स इफेक्ट क्या होता है, हम देखते हैं ना, जब सब यानी स्टूडियो में कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में सब ने स्टूडियो में जाकर फोटोग्राफी करवाई है पासपोर्ट साइज। तो जब आप तस्वीर खिंचवाने जाते हैं, पीछे ब्लू कलर का जो भी व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, सामने अम्ब्रेला लगी तो वो भी उल्टी, और उसके अलावा एक लाइट जली हुई, उसके ऊपर भी पेपर लगाया है, कभी समझ नहीं आता है क्या किया भाई। तो उसमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, जब मैं जो रोशनी है ना, एक लाइट किसी भी फोकस करता हूँ बंदे पे, तो अब इस वक्त उसमें एक लाइट फोकस हो रही है, तो आप देखिए पैकेट के ऊपर शैडो बनता है। इस शैडो को रिमूव करने के लिए हम सॉफ्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। अब ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप बंदे को पता ही है। तो अगर आप फोटोग्राफी या इमेज एडिटिंग का काम नैनो बनाना पे करना चाहते हैं तो आपको वो टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए। अच्छा, इतना इसके अंदर फायदा है कि आप कैमरे का नाम बताते हैं, आपने लाइक 2 मेगापिक्सल से तस्वीर कैप्चर की और आप कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट मुझे चाहिए DSLR। हम तो ये पता DSLR अच्छा हो, इसके अलावा भी कुछ और अच्छे होता है क्या प्लस किसका, इसके अलावा आ चुके हैं, लेकिन हमें तो ये पता है कि DSLR अच्छा होता है, हमारी नॉलेज पुरानी है। कौन सा है फिर बताओ, सऊदी का कौन सा है, ठीक है। तो अभी शौक है इस बंदे को बहुत ज़्यादा फोटोग्राफी का, प्रोफेशनल है, फिर तो ये सारी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर आप जानते हैं, ठीक है। नहीं कोई मसला नहीं, बताया कि अभी देखिए अब आ जाइए ना, क्या मेरे सामने आ जाइए, कोई मसला नहीं। प्रोफेशनल होने के बाद भी हम चीज़ें सीखते हैं बहुत सारी, ठीक है, तो सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सर्जिया ने एक अच्छा काम किया, जो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर उनके दोस्त थे उनसे कुछ प्रॉम्प्ट लिखवाया। उनका जब प्रॉम्प्ट पढ़ा तो बंदा यानी इतना शौक था आगे कि यार ये क्या लिखा, और फिर वही शौक और वही सवाल जो है आपको रिसर्च की तरफ ले जाता। तो सर्जिया ने एंड में क्या किया, नैनो बनाने की प्रॉम्प्टिंग आप लोगों के साथ शेयर की और उसके सबसे आखिरी पार्ट जो है इंडेक्सिंग।
इंडेक्सिंग के अंदर सारी वोकैबुलरीज जो कि स्टूडियो में इस्तेमाल होती है, फाइन आर्ट्स में इस्तेमाल होती है, आप जो भी कैमरा सेटिंग से रिलेवेंट चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह जो नेचुरल लाइट की चीज़ें होती हैं एक्स वाई जी 90% तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि 40% तो चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे और भी होगी ना, क्योंकि हम स्टूडेंट को इतना नहीं जानते। तो हम कह रहे हैं कि 40% जो भी वोकैबुलरीज हैं वो आपके साथ शेयर करें, और अगर उन वोकैबुलरीज को आप इस्तेमाल करें तो आप नेक्स्ट लेवल की इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। यानी इन फ्यूचर क्या होगा, अभी देखिए ना, शादी की एल्बम आप लोग अगर बनाए तो ऑलमोस्ट 3 लाख 4 लाख रुपए आपसे चार्ज किया जाता है, अच्छी अगर आप फोटोग्राफी करते हैं। ठीक है, लास्ट में हुए थे कुछ इवेंट्स, इसलिए मुझे याद है। तो अब क्या है, 4 से 5 लाख आपकी एल्बम फिर इन चीज़ों में चले जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट लेवल क्या होगा कि ओपन सोर्स कर बनेंगे हम, जैसे जो भी अगर डेवलपर्स होंगे वो क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट लिख के सोशल मीडिया पे या कोई भी एक रजिस्ट्री में डाल देंगे। अब वहां पे इवेंट वाइज क्या है, शादी का क्या होगा, प्रॉम्प्ट्स, वलीमे के प्रॉम्प्ट्स, और भी जो आपके यानी इवेंट्स होते हैं वो सारे प्रॉम्प्ट्स की आपके पास गैलरी होगी। आपने कुछ नहीं करना, दूल्हा और दुल्हन की सिर्फ 2 तस्वीर लेनी और पूरा एल्बम देना। क्यों? क्योंकि आप उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे तो पूरे एल्बम आपकी तैयार। VO3 इस्तेमाल करें तो वीडियो भी तैयार, उन्हीं तस्वीरों से हम वीडियो जनरेट कर देंगे। तो आप बिना कहीं 5 लाख या 3 लाख खर्च किए वो काम जो 3 लाख या 4 लाख में होता है, आप मुश्किल से प्रॉम्प्ट जो है वो आप खरीद लेंगे और इसे प्रोसेस करवा लें तो वही काम आपका हो जाएगा 10,000 15,000। और कंपेयर जो कॉस्ट है वो तो ओपन सोर्स से हम खुद जाके इस्तेमाल करेंगे। तो मीन्स जो भी आपकी इमेजिनेशन से आपने वीडियो बना ली और जो भी आपकी तस्वीरें आपकी शादी की हो, ठीक है, वो ख्वाबों में नहीं लेके एल्बम में तो आपको नजर आएगी। तो इस तरह की चीजें इन फ्यूचर, अभी आप ज्यादा लोग नहीं, मुश्किल से 6 महीने 1 साल के अंदर ये सारी चीजें आपको देखेंगे। हाँ, अच्छा चलो कोई नहीं, देखेंगे, कोई मसला नहीं। तो मैंने ये बोला 6 महीने 1 साल सही, लेकिन ये कितने साल प्रॉब्लम, देखो मार्केट को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि वो हो चुका है। अभी जो शख्स पहले अडॉप्ट कर दे मार्केट में उसकी ज़्यादा जो है, अब एक एल्बम जो कि हम लाइक 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में एडिट करके दे दें और वो इतनी प्रोफेशनल लेवल की भी नहीं, क्योंकि आप जो भी यानी तस्वीर कैप्चर कर रहे हो वो जो फोटोग्राफर गया था उसने कैप्चर की, अभी जो एडिटिंग कर रहा है बेचारा ये कुछ नहीं कर सकता, उस कैप्चर की हुई तस्वीर को अब ये क्रॉप करे, रोटेट करे, जो करेगा, जो तस्वीर जैसी आई हो। अब तस्वीर के अंदर दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख रहे, बोले यार ये क्या तस्वीर कैप्चर करके लाया है, ठीक है, तो अब आप इन दोनों के फेस एक दूसरे की तरफ नहीं कर सकते। तो एडिटिंग वाला ये काम नहीं था, लेकिन आज हम ये फोटोग्राफी के अंदर देखेंगे कि आप तमाम बॉडी जो भी आपके पोस्चर्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो मींस किस लेवल की आप फोटोग्राफी करवा सकते हैं आपके हाथ में। ओके, तो हमें टर्मिनोलॉजीज जो है फोटोग्राफी ग्राफिक्स की वो हमें आना चाहिए, तो हम बहुत बेहतर तरीके से प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये भी सीखेंगे आज की क्लास में। अब सवाल ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि बाकी की 5 और 6 चीज़ें जो थी वो तो आपको तकरीबन आती, फोटोग्राफर की सारी चीज़ें, एडिटिंग वाला पार्ट जो है वो इतना नहीं आता। अच्छा, ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, आपकी अगर पाइथन की पहली क्लास होती है PICT तो आप लोग बहुत खुश होते हैं, आप लोग नेक्स्ट लेवल डेवलपर हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें करके खुश ना होइएगा कि हमने बहुत चीज़ें अचीव कर ली, आपको नेक्स्ट लेवल ही काम करना। हाँ, इसको आप API मैंने बनाना जो बैंक API, तो आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर सकते हो, इसके साथ अपने एजेंट कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने शायद ऐसा प्रोजेक्ट भी बना के एडिट शेयर किए हैं, जिसके अंदर वो वर्क फ्लो के अंदर कोई कमांड दे रहे, चीज़ें बता रहे,
और उसकी बेस के ऊपर वो तस्वीर एडिट करके आप करें। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग नेक्स्ट लेवल की प्रॉम्प्टिंग ना करें, आप नेक्स्ट लेवल के एजेंट्स करें। प्रॉम्प्टिंग तो बच्चे करते हैं जो नए आने वाले हैं, आप नेक्स्ट लेवल के एजेंट बनाने वाले हैं क्योंकि अपने एजेंट एसटी आप लोग को आता है। एंड एंड लेवल 1 और लेवल 2 जो उसके अपने कोर्सेज हैं, काफी लोगों ने क्लियर कर दिए। कितने लोगों ने लेवल 2 तक का एग्जाम दे दिया? ये देखिए 2 3 4 5 अच्छे खासे हैं ग्रेजुएट। ये लेवल 2 हमारा नहीं है, इसका लेवल 2 एनएड वो आगे तो बस बाकी तो मिशन काम ही नहीं है, सर जी एग्जाम नहीं था। अच्छा दोस्तों, अब चीजें हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिम्मेदारी में हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं और प्रोजेक्टर ऑन कर देते हैं। ओके, तो हम प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट करते हैं किससे? इमेज प्रॉम्प्टिंग, कि हम किस तरह इमेज को एडिट करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं आपको ना बिग पिक्चर जो है टॉप लेवल को दिखाना चाह रहा हूं, बाकी लो लेवल पे जाके जितनी आपको चेंजेस करनी है वो आप उससे करेंगे। और प्लस जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कोशिश करें आपको खुद से करना। मैं उस थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। उस थ्योरी जो है वो पढ़ना काम आता है, लाजमी पढ़ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लो कोड ब्लैंक एजेंटिक एआई जो हमारी रेपो है उसमें हम आए और उसमें था 00। तो 00 है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी सबसे पहला वाला जो फोल्डर इन्होंने बनाया है उसका नाम है इमेज जनरेशन, या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, रूल तो ये है हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन जब आप चीजें पढ़ लेंगे तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हार्ड वाली चीजें आपको बता दूं, फिर आसान वाली चीजें तो आपको आती है। हम क्या करते हैं, सबसे आखिर में अगर हम आए जहाँ पे इंडेक्स हमारे पास मौजूद है। अच्छी लेकिन पूरे दिन पर पृथ्वी से क्या आ रहा है, ये बुलेट्स जो आ रहे हैं नीचे और नीचे, ये क्या क्या आ रहा है और नीचे आएगा प्रोफेशनल फोटोग्राफी, इंडेक्सिंग कहीं पे आ रहा है नहीं। ओके, तो सबसे नीचे आ जाए, वहां पे हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। लास्ट बार संडो संडो का था बच्चों वाले काम। अपेंडिक्स, ठीक। अच्छा देखिए, ये सारी की सारी वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो फोटोग्राफर, ठीक है, या फोटोग्राफर, खालिश उर्दू में बोलते हैं फोटोग्राफर, मतलब प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोफेशनल शब्द बोलिएगा, फोटोग्राफर, ठीक है, उससे नहीं बोला जाता फोटोग्राफर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ओके, तो जो भी प्रोफेशनली फोटोग्राफर्स हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और इस दुनिया में मौजूद हैं, ये टेक्नोलॉजीज वो लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब वो टेक्नोलॉजीज अगर हम देखें क्या क्या है, तो हम थोड़ा सा जूम करते हैं। सबसे पहले यूजेज गाइडलाइंस फॉर एआई प्रॉम्प्ट, कंबाइनिंग टेक्निकल टर्म्स। अभी टेक्निकल टर्म्स जो कि फोटोग्राफर या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स इस्तेमाल करते हैं या फाइन आर्ट्स वाले इस्तेमाल करते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजीज को हम एक नजर देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या है, बैलेंसिंग टेक्निकल क्रिएटिव, यूज 2 to 3 टेक्निकल टर्म पर प्रॉम्प्ट मैक्सिमम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, 2 से 3 आपने टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करनी है बेटर, वो आपकी तस्वीर को बहुत इनहेंस करती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको टर्मिनोलॉजीज आती 50 की 50 टर्मिनोलॉजीज आपने डाल दी और उनका मैं क्या करूँगा, तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज ऐसी होंगी जो एक दूसरे के मुखालिफ होंगी, तो वो इफेक्ट कभी भी क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आपको फैक्ट्स के बारे में पता है, चीज़ों के बारे में पता है, तो ही आपको लिखें। तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में पता ही नहीं है, आप उसे ना लिखें बेहतर। अच्छा, ना लिखिए, दूसरा तरीका ये है कि सिंपल पिक्चर डालें
और वो टेक्निकल जो वर्ड है वो डाल के देखें, क्या इफेक्ट आता है आपको पता चल जाए। तो रूल तो यही है कि हर दफा एक सिंगल पिक्चर को अपलोड करें और एक सिंगल जो आपकी टर्मिनोलॉजीज है वो वहां पर डालें और आप ऑब्जर्व करें कि क्या चल रहा है, क्योंकि इंसान देख के चीजों को याद करता और समझता है, एक्सपीरियंस से ही सीखता है। नासिया मत कर नसीहत वाले हिसाब से कि कोई भी समझा ले, कोई भी कुछ बता ले, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे हम उसका एक्सपीरियंस हासिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपका जरूरी है। तो बैलेंसिंग टेक्निकल एंड क्रिएटिव, आपने 2 से 3 टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करनी है कंबाइन विद क्रिएटिव डिस्क्रिप्टर्स फॉर मुख्तलिफ मोड्स वगैरह होंगे, तो वो हम इस्तेमाल करेंगे। प्रायोरिटाइज टर्म दैट इफेक्ट द फाइनल एस्थेटिक, ठीक है, तो प्रायोरिटाइज हम टर्म्स करेंगे। अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, ये प्रॉब्लम अक्सर आती है। तो आप 2 से 3 या 10 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल तो कर ली, लेकिन उसका इफेक्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कॉमन इफेक्टिव कॉम्बिनेशंस, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं लेंस। नॉर्मल जो ह्यूमन विजन है उसकी जो लेंस है वो 35 mm से लेके 50 mm तक है। इस वक्त मैं जब मैं कहीं पे भी देख रहा हूँ और जितना विजन मुझे चीजें नजर आ रही, तो ये जो विजन मुझे नजर आ रहा है इसकी जो रेंज है नॉर्मल 35 mm से लेके 50 mm तक। तो आप नॉर्मल यानी पिक्चर कैप्चर करना चाह रहे हैं जो कि ह्यूमन विजन को नजर आता है, तो आपकी कैमरा लेंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए? 50 to 35 to 50, ठीक है, ये रेंज है। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर प्रोफेशनल जो हम फोटोग्राफी करते हैं तो वहां पे 85 mm, ये मैक्सिमम 135 या समथिंग आपके एमएफ के क्या होते हैं लेंस। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 85 mm लेंस और दूसरी क्या होती है फोकल लेंथ। अच्छा जी, कोई बताना चाहेगा कि फोकल लेंथ क्या होती है? चलो कोई मसला नहीं, अभी पढ़ रहे हैं ना, लिखा हुआ चीज़ क्या जरूरत है, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं फिर पूछ रहे हैं, तो भी पढ़ लेंगे। तो एफ से होती है आपकी फोकल लेंथ। अच्छा होता क्या है, देखिए ये फोकल लेंथ और आप 85 mm इस्तेमाल करें, 1.4 आप अक्सर देखेंगे फोकल लेंथ करती क्या है, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको शार्प करती है, उसको फोकस करती है। जो भी ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट हम कह रहे हैं, इसको टर्मिनोलॉजी से हम कहते हैं सब्जेक्ट। जिस भी, वैसे तो इंसान ही है या जिस चीज़ की भी मैं तस्वीर कैप्चर कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट है, और एक मुन्ना भाई है MBBS में भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वाला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप आपकी पिक्चर अपलोड की जाएगी, तो आप एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वो क्या करती है, शार्प करती है। और जब आप फोकल लेंथ 1.4 करते हैं तो वो बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं। तो अक्सर आप इफेक्ट देखते हैं कि जिस बंदे की तस्वीर खींची है वो तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम जो भी हमारे पास लेंस 85 mm प्रोफेशनल इस्तेमाल होता है, तो 85 mm का हमने लेंस इस्तेमाल किया, और फोकल लेंथ अगर मैं लिखता हूँ 1.4 तो बैकग्राउंड ज्यादा क्या होगा, ब्लर। 2.8 अगर फोकल लेंथ हम करते हैं तो बैकग्राउंड स्मूथ ब्लर होगा, है ना, ऑब्जेक्ट हल्के हल्के आपको नजर आ रहा है। तो अब ये दोनों इफेक्ट अप्लाई करके हम देखेंगे, कोई भी बैकग्राउंड वाली पिक्चर हम उसको देंगे, हम उसको कहेंगे कि कैमरा की लेंस ये होना चाहिए और फोकल लेंथ 1.4 भी करके देखिएगा, 2.8 भी करके देखिएगा, ठीक है, और भी पीछे कुछ वैल्यूज 2 पॉइंट समथिंग वो भी हम करके देखेंगे। तो 2.4, 1.4, 2.8 ये आपको फिक्स नहीं है, आप उसको 1.4 है तो 1.4 भी करके देख लेंगे आप, तो आप उसको चेंज करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या इफेक्ट आ रहा है। लेकिन प्रोफेशनली जो कॉर्पोरेट पिक्चर्स वगैरह कैप्चर की जाती हैं उसकी लेंस की सेटिंग ये होती है,
कॉर्पोरेट पिक्चर्स कौन सी होती है? अक्सर आप देख रहे होते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बंदों को हायर कर रही है, 3-4 लोग 10 लोग खड़े हुए कोर्ट्स के अंदर, वेल ड्रेस के अंदर खड़े हुए, उस तरह की जो पिक्चर्स देखते हैं उसकी ये सेटिंग होती है। अच्छा, फिर है आपके पास आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट। अच्छा, आर्टिस्टिक यानी जो आर्टिस्ट आपकी पोर्ट्रेट बनाता है वो भी क्या करें, क्या इस्तेमाल करते हैं? शैडो डेप्थ ऑफ फील्ड, ड्रामेटिक साइड लाइटिंग, ब्लैक एंड व्हाइट, हाई कंट्रास्ट। अब भाई इसको करके ही देखिए तो पता चलेगा कि ये होता है क्या। किसी को पता शैडो डेप्थ क्या है? किसी को नहीं पता, कोई मसला नहीं, आगे लिखा। ठीक है, तो हम अब इसे वोकैबुलरी जो है वो पिक कर ले और फिर उसका जो सवाल मन में आता है जो कभी हम जिंदगी में पूछते नहीं, उसके सवाल का जवाब भी आगे लिखा है, वो जवाब भी आपको पता है। तो मैं चाहता हूँ आपके जहन में सवाल आना शुरू हो जाए। अच्छा, फिर क्या होता है, आप एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट, अच्छा जो आप क्या नाम है रियल वर्ल्ड फोटोग्राफी करते हैं, रियल वर्ल्ड यानी कोई जंगल में तस्वीर खींच आपने कैप्चर की हुई है, कोई आपने अपने घर में करी हुई है, ठीक है। तो जो भी आपने एनवायरमेंटल कोई पार्क में आपने कैप्चर की हुई है, कोई फूड स्ट्रीट में आपने कैप्चर की हुई है, तो एनवायरमेंटल जो पिक्चर कैप्चर की जाती है उनके अंदर क्या वोकैबुलरी इस्तेमाल होती है? तो देखिए लेंस की सेटिंग इन्होंने क्या की है 35। तो मैंने कहा कि ह्यूमन रीजन जो होता है वो 35 to 50, ठीक है। तो यहाँ पे 35 mm का लेंस इस्तेमाल किया है। नेचुरल विंडो लाइट, अब नेचुरल विंडो लाइट तो यही है कि हम दरवाजे खोलते हैं नेचुरल विंडो लाइट से ये वाला इफेक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग। अब इस वर्ड से क्या होता है कि आप फूड स्ट्रीट या इस तरह की कोई तस्वीरें कैप्चर करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है कि तस्वीर बोलती है। तो खानों की तस्वीर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है हम बहुत अच्छे खाने बन रहे हैं, तो वो स्टोरी टेलिंग आप कर रहे होते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेटिव जो भी मैं पिक्चर कैप्चर कर रहा हूँ वो स्टोरी टेलिंग है, उससे कोई मीनिंग नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है आपके पास डॉक्यूमेंट्री स्टाइल। हम आगे बता देते हैं कि ऐसा ही नहीं है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट जो आपकी कोई स्टोरी टेलिंग होती है प्रोफेशनली उस तरह की वो डॉक्यूमेंट्री टाइप की तस्वीर कैप्चर करती है। अब ये जो है एनवायरमेंटल जितनी भी नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह की तो फोटोग्राफीज लोग कैप्चर करके भेजते हैं, तो इन सारी चीज़ों का है कि आपकी तस्वीर ह्यूमन रीजन के मुताबिक होना चाहिए, 35 mm लेंस। नेचुरल लाइट, ऐसा नहीं कि आपने स्टूडियो लाइट फोकस से की हुई है, वो नेचुरल लाइट जो भी आपकी है जिस एनवायरनमेंट में होती है वो नेचुरल लाइट होगी। अच्छा, फिर उसके बाद अच्छा नेचुरल लाइट लेकिन वो विंडोज आने वाली लाइट, नेचुरल विंडो लाइट। फिर उसके बाद क्या है एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग होना चाहिए और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल होना चाहिए। सिर्फ ये 3 से 4 देखा जाए तो 1 2 3 4 हमने टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करिए कि आपकी फोटोग्राफी को नेशनल ज्योग्राफिक की जो फोटोग्राफी होती है उस तरह के लेवल पे ले जाए, ठीक है। और नेक्स्ट आइए नीचे और कुछ ये इन्होंने कुछ बताया। अच्छा, अब असल चीज स्टार्ट हो रही है कैमरा इक्विपमेंट एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो हम कैमरे को जो भी लोग प्रोफेशनल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने आज तक नहीं किया शायद इतना प्रोफेशनली, बस बटन प्रेस किया तस्वीर कैप्चर हो गई, नहीं आता, ठीक है, आप लोग को शायद बहुत अच्छे से आता। तो अब कैमरे से रेलेवेंट जो चीजें होती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले लेंस और क्या दूसरा फोकल लेंथ। तो अब ये जो पूछ रहे थे फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का क्या फायदा है? अब ये दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ हमें बता रहे हैं कि 85 mm लेंस अगर हम लेते हैं द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर पोर्ट्रेट। अच्छा, जो भी हम तस्वीर कैप्चर करते हैं फुल बॉडी पोर्ट्रेट, हेडशॉट, जो भी टेक्निकल टर्म्स, सिंपल मैं कह रहा हूँ किसी इंसान की तस्वीर कैप्चर करते हो वो पोर्ट्रेट है, ठीक है। तो जो भी आप एक तस्वीर कैप्चर कर रहे हो किसी सब्जेक्ट की वो एक पोर्ट्रेट, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, इंसान फर्ज नहीं है। तो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट की भी आप यानी पोर्ट्रेट कैप्चर कर रहे हैं तो उसको हमने कहा कि 85 mm गोल्ड स्टैंडर्ड, तो 85 से बहुत अच्छे रिजल्ट आता है।
तो 85 mm लेंस आपने, आपकी तस्वीर बहुत अच्छी है, थोड़ा वो जूम हो जाएगी, ठीक है। सर आपने कहा था कि 35 से 50 तक ह्यूमन विजन है, लेकिन 85 mm जो है वो ऑब्जेक्ट को जूम करके दिखाता है, इतना ज़्यादा जूम नहीं है, लेकिन वो एक करीब से वो तस्वीर दिखाना है। 85 mm lens जो है वो gold standard for portrait provides natural perspective with subtle compression। आगे पूछिए, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव क्या होता है भाई? समंदर पे आप कभी खड़े हो, अच्छा मतलब ये होता है, लेकिन एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है पानी और आसमान मिल रहा है, ठीक है। ये आपका पर्सपेक्टिव होता है कि आप जिस चीज को देख रहे हैं, तो जो चीज आपके करीब होती है वो आपको दूर नजर आती है, जितनी दूर होती जाती है वो छोटी होती जाती है। एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि वो खत्म ही हो गई, बहुत दूर चले तो नजर नहीं आता। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है? पर्सपेक्टिव होता है। 105 mm लेंस अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है? स्लाइटली मोर कंप्रेस्ड देन 85 mm, एक्सेलेंट फॉर आइसोलेटिंग सब्जेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है कि 85 से हम 105 mm के ऊपर लेके जाते हैं, तो ये क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। दूसरा एक्सेलेंट फॉर आइसोलेटिंग सब्जेक्ट। आइसोलेट का मतलब है कि बैकग्राउंड से आपके सब्जेक्ट को वाज़ह करीब दिखाए, इसमें जो फोकस है वो आपका सब्जेक्ट है। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को आइसोलेट करके दिखाना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे? 105। अच्छा, फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, कोई समझ आया? अभी मैं सिर्फ आपको वोकैबुलरी और सवाल दूँ, प्रैक्टिकल जब हम करेंगे फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर क्या 135 वाला क्या? मैक्सिमम कंपैरिजन फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट रिक्वायर्ड मोर डिस्टेंस फॉर सब्जेक्ट। ठीक है, तो करके देख लेंगे फिर क्या इफेक्ट आया। अच्छा, अब नीचे आए स्टैंडर्ड लेंस। हमने कहा था 35 से 50 जो है, तो 50 नॉर्मल लेंस और मिमिक ह्यूमन विजन, वर्सेटाइल और एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट। 35 जो है वो क्या है? एनवायरमेंटल और ह्यूमन विजन के बारे में बात की। अच्छा, फिर इसी तरह 35 लेंस 50 वाला नॉर्मल था ना, इसी तरह क्या है आपके पास 35 mm वाइडर फील्ड फॉर व्यू, गुड फॉर एनवायरमेंटल स्टोरी टेलिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। मींस 50 मेन विजन और 35 जो है, जो भी हम यानी स्टोरी टेलिंग वगैरह की तस्वीरें कैप्चर करते हैं उसके लिए वाइड रेंज वाइड एंगल लेंस 40 mm से 35 mm। 24 mm लेंस का इस्तेमाल होता है पर्सपेक्टिव कैन क्रिएट ड्रामेटिक एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। 35 वाला में हमने देखा था मॉडरेट एंगल इंक्लूड मोर एनवायरमेंटल विदाउट डिस्टॉर्शंस। अब डिस्टॉर्शन वगैरह भी टेक्निकल टर्म्स है। चलिए जी चलते हैं। इसी तरह क्या होता है अपर्चर सेटिंग, एफ स्टॉप। ये क्या होती है? अपर्चर सेटिंग नहीं पता यार, प्रोफेशनल हमारे बताएगा थोड़ा तो पता होगा कुछ। एक्सपोजर की टाइप सेटिंग। ओके, अभी एक्सपोजर का वर्ड हमने इस्तेमाल किया, ये क्या होता है? हाँ जी, एक्सपोजर क्या होता है? देखिए, जब भी आप कोई पिक्चर लेते हैं, कैमरा को क्लिक करते हैं, तो होता क्या है कि आपका जो लेंस है वो लाइट कैप्चर करना होता है। लाइट कैप्चर करके जो पुराने कैमरे होते थे उसमें बेसिकली आपके पास रील्स होती थी, जो कि बेसिकली क्या होता है कि एक प्लास्टिक की फिल्म होती है, उसके ऊपर कुछ केमिकल कोटेड होता है और वो लाइट सेंसिटिव होता है। तो होता है कि जब उसको लाइट पड़ती है तो वो उसके ऊपर एक इमेज आ जाता है, लेकिन आपको उसको एक्सपोज करना होता है लाइट पे बहुत कम देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए आपने लाइट को एक्सपोज करना होता है। होता ये है उसका एक शटर होता है, और आपको कैमरा का अपने कैमरे देखे हो पुराने, तो उसमें लेंस
आपके जो होता है उसके पीछे एक शटर होता है, वो शटर बेसिकली आप क्या होता है हर वक्त क्लोज होता है। तो जब आप क्लिक करते हैं तो वो जो शटर है वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ओपन होता है और लाइट उसके अंदर एंटर होती है। बेसिकली लाइट एंटर होने का मतलब ये है कि जो इमेज है वो उसके पीछे जो फिल्म है उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। तो वो जो शटर की ओपनिंग की स्पीड है कि शटर कितनी देर के लिए ओपन होगा जिससे लाइट अंदर एंटर होगी और इमेज जो है आपकी फिल्म के ऊपर आ जाएगा, या एक्चुअली जो आपका डिजिटल कैमरा है तो वो अंदर जो डिजिटल सेंसर्स हैं उन सेंसर्स के ऊपर लाइट कितनी देर के लिए पड़ेगी। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर। जब आपके पास ब्राइट लाइट होती है तो हम एक्सपोजर कम कर देते हैं, लेकिन वो और एक्सपोज हो जाती है। और जब लाइट कम होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सपोजर टाइम बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली एक्सपोजर से हम ये कंट्रोल कर देते हैं कि जो अमाउंट ऑफ लाइट लेंस के थ्रू अंदर एंटर हो रही है वो कितनी हो रही है, कितने टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रात में पिक्चर ले रहे हैं, बहुत डार्क है, लाइट बहुत कम है, तो आपको एक्सपोजर टाइम बढ़ाना पड़ता है। एक्सपोजर टाइम बढ़ाने से क्या होगा, ज़्यादा देर की लाइट अंदर एंटर होगी और आपका इमेज शार्प और क्रिस्प हो जाएगा। और अगर आप ज़्यादा टाइम एक्सपोजर टाइम रात में कम कर देंगे तो क्या होगा, आपकी नॉइज़ बहुत आ जाएगी। आपकी जो पिक्चर होगी, अगर आप डिजिटल कैमरा से देखें और रात में अगर आप पिक्चर लें लो लाइट में तो आपको उसके अंदर नॉइज़ नजर आ रही होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ के एक्सपोजर टाइम कम है, तो रात को तस्वीर लेने के लिए डिजिटल कैमरे से बेहतर ये है कि आप एक्सपोजर टाइम बढ़ा दें। तो उससे क्या होगा कि आपकी लाइट ज़्यादा देर के लिए कैमरा में एंटर होगी, लेंस के ऊपर आएगी और आपका जो अंदर इमेज सेंसरी सर्किट है उसके ऊपर ज़्यादा देर तक फील पड़ेगी और आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी। सो बेसिकली एक्सपोजर इज कि आपकी लाइट कितने टाइम के लिए आपकी जो फिल्म है या जो इमेज कैप्चर करने वाला सर्किट है उसके ऊपर कितनी देर के लिए पड़ रही है। इससे बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम अपने एक्सपोजर को कंट्रोल कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट है, सनलाइट है, एक्सपोजर को कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा डार्क है तो एक्सपोजर टाइम बढ़ा देते हैं। इससे आपकी पिक्चर की जो क्वालिटी है वो आपकी बेहतर हो जाती है। तो वाइड अपर्चर शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो बेसिकली कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल या डेप्थ। एक फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर लेते हैं फ्लावर की और उसको आप शैलो नहीं करते, क्या होता है कि आपके पास जो फ्लावर की डिटेल है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती। लेकिन जब आप वाइड अपर्चर करते हैं, जो शैलो मजीद करते हैं, तो उसमें क्या है, पिक्चर की एक एक आपकी फ्लावर है उसकी इन डेप्थ जो चीज़ें वो नज़र आ रही थी, एक एक ग्रेन नज़र आ रही थी। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप पिक्चर आपकी पिक्चर टाइप क्या है, आप किस पिक्चर लेना क्या चाह रहे हैं, आपका मोटिव क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अगर तो आपका पर्सपेक्टिव है बहुत बड़ा कैंपस, एक जंगल है और जंगल में आप तस्वीर लेना चाह रहे हैं, तो आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की डिटेल नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आप पूरा फॉरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, एक बड़ा लैंडस्केप दिखाना चाह रहे हैं, एक बड़ा व्यू दिखाना चाह रहे हैं, तो अब आप डिटेल्स कैप्चर नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, वाइड एंगल या एक पूरा जो पर्सपेक्टिव आप पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप एक सर्टन किसी चीज़ की डिटेल दिखाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको उसको शैलो और डेप्थ देनी पड़ेगी ताकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी अपने अंदर आए। जैसे आप किसी बंदे की पिक्चर खींचते हैं, फेस की पिक्चर लेते हैं, तो जितनी शैलो करेंगे उतनी शैलो पिक्चर का मतलब ये उसकी एक एक फेस की जो डिटेल है वो आपकी उसकी डिटेल में आएगी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिक्वायरमेंट कि आप पिक्चर आप किस लिहाज से खींच रहे हैं और किस मकसद से खींच रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि आपके पास जो अपर्चर साइज है 1.4 है, मैक्सिमम बैकग्राउंड ब्लर, एक्सट्रीमली शैलो फोकस। ठीक है, तो इसमें अगर आपके पास क्या हो रहा है कि जो इसमें जो बैकग्राउंड है वो ब्लर होगा और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस कर रहे होंगे बेसिकली उसकी डिटेल ज़्यादा लेके आ रहा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं दिखानी है, जो फ्रंट है उसकी डिटेल ज़्यादा दिखानी है, या जो ऑब्जेक्ट आपका इन फोकस है उसकी आप डिटेल दिखाना चाह रहे हैं, तो आप 1.4 अपर्चर टेबल इसको कर सकते हैं। 1.8 है स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आइसोलेशन, क्रीमी बैकग्राउंड सेपरेशन। इसमें बेसिकली कि जो भी आपका सब्जेक्ट फोकस है वो आप उसको बहुत स्ट्रांगली आइसोलेट कर रहे होते हैं बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड आपका लाइटली ब्लर नहीं होगा बल्कि क्रीमी बैकग्राउंड सेपरेशन रहेगा। मतलब जस्ट लाइक आप समझिए कि आप जिस मतलब गेस कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या है। अगर आपके पास पीछे जंगल है, फॉरेस्ट है और उसके अंदर लेट से एक जंगल में परिंदा बैठा हुआ है, अब आप उस परिंदे को फोकस कर रहे हैं लेकिन आप चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड देखिए इसकी मकसद क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है। फोटोग्राफी में जो टेक्निक होती है उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर है।
आप बेसिकली ऑडियंस को दिखाना क्या चाह रहे हैं। एक आपके पास व्यू पॉइंट होता है कि आप देख क्या रहे हैं। लेट्स से आप किसी सीनरी में मौजूद हैं और एक बहुत बड़ा कैनवास है, एक जंगल का आपके सामने एक जंगल है। अब आप कभी क्या होता है पूरे जंगल को देख रहे होते हैं, कभी क्या होता है आप किसी एक चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं और कभी कभार आपको कुछ चीज़ इतनी पसंद आ जाती है कि उसको आप बहुत गौर से देख रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक ने जो इंसान की आँख बनाई है उसके अंदर बेसिकली ऑटो फोकस हो रहा होता है कि जिस चीज़ को आप गौर से देख रहे होते हैं तो आप अपने सराउंडिंग को माइनस करके, सराउंडिंग की सारी डिटेल्स को माइनस करके सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करके सिर्फ उस चीज़ की डिटेल को आप गौर से देख रहे हैं। तो फोटोग्राफर कई दफ़ा आपको कुछ दिखाना चाह रहा होता है, कुछ समझाना चाह रहा होता है, या वो चीज़ जिसको वो अप्रिशिएट कर रहा है या उसको बहुत अच्छी लग रही है आपको भी वो दिखाना चाह रहा है। तो उसका एक तरीका ये होता है कि बैकग्राउंड की सारी चीज़ों को माइनस कर दिया जाए और सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको वो दिखाना चाह रहा है उसके ऊपर इतना फोकस किया जाए कि उसकी एक एक डेप्थ और एक एक डिटेल नजर आए। अगर लेट्स से कैसा लग रहा है इंसेक्ट है, बहुत ही कलरफुल सा इंसेक्ट है, सो रही हूँ आप उसके ऊपर बहुत बारीक बारीक उसके ऊपर फर है, बाल है और उसकी आईज भी बहुत शार्प सी है। तो अगर आप ये सारी डिटेल दिखाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करना पड़ेगा और ब्लर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि लेट्स से आप लोगों ने अच्छा देखी होगी 3D मूवीज़। तो 3D मूवीज़ के अंदर क्या होता है कि आप ग्लासेस पहन के मूवी देख रहे होते हैं तो उसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका जो फोकस होता है किसी एक चीज़ के ऊपर होता है जो आपको कैमरा में दिखाना चाह रहा होता है या डायरेक्टर दिखाना चाह रहा होता है। जो बैकग्राउंड होता है वो बेसिकली ब्लर आ रहा है। तो अगर आप ब्लर पे गौर करना शुरू करेंगे तो आपको सर में शुरू हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ उसको बनाया ऐसा है कि जिस चीज़ पे वो फोकस करवाना चाह रहे हैं आप उस पर फोकस करें। इसीलिए बहुत ज़्यादा शार्प और प्लेस पर फोकस होता है। बाकी जो सारी चीज़ें होती है वो फेमी होती है, ब्लर होती है ताकि आप अगर चाहेंगे तो आपका ध्यान उसमें आ जाए। तो लाइक दिस इज द टेक्निक जिसमें ये है कि जो दिखाने वाला है वो आपको दिखाना क्या चाह रहा है। जिस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में दिखाना चाह रहा है तो उसको फोकस में रखेगा, उसकी शैडो डेप्थ रखेगा, उसको बहुत डिटेल में रखेगा। सो F1.8 is strong subject isolation in 3D background separation। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट को बड़ा स्ट्रांगली आइसोलेट कर रहा है बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड के साथ उसका जो रिलेवेशन बहुत कम कर रहा है। बैकग्राउंड आप सुनिए नाम होने के बराबर होगा। 2.8 के गुड सेपरेशन while maintaining some background content। अब लेट्स से आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं आप थोड़ा सा ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। इसके बैकग्राउंड में सी है, इसके बैकग्राउंड में फॉरेस्ट है, क्लाउड्स हैं या कोई लोग घूम रहे हैं। तो थोड़ी सी आप डिटेल दिखाना चाह रहे हैं ताकि कोई और करना चाहे बैकग्राउंड को भी इसको समझ आ जाए कि बैकग्राउंड क्या है। इसमें बेसिकली क्या होगा स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन नहीं होगी बट ये है कि एक लेवल तक आपकी आइसोलेशन होगी जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट के फोकस है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी और बैकग्राउंड स्लाइटली जो आपका ब्लर होगा। ये आपके पास है वाइड एपर्चर। अब मीडियम एपर्चर में क्या है इसमें बेसिकली बैलेंस फोकस होता है। दर्द हो जाती है। इसमें आपके पास 4.2 है जिससे मॉडरेट डेप्थ ऑफ फील्ड गुड फॉर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स। अगर आप किसी एनवायरमेंट की पोर्ट्रेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें बेसिकली क्या है कि आपके लिए 4.0 का जो अपर्चर साइज है वो यूज करेंगे। 5.6 इज स्टैंडर्ड पोर्ट्रेट अपर्चर शार्प सब्जेक्ट विद ब्लड बैकग्राउंड। अगेन आपके पास वही है कि इसके अंदर बेसिकली बैलेंस्ड फोकस तो है। देखिए जो अगर आपके पास पुराने कैमरे आते थे जिसमें मैनुअल फोकस होता था उसमें क्या होता है कि जिस चीज़ को आप फोकस करना चाह रहे होते तो आप उसको देखते हैं उस पर अपना फोकस एडजस्ट करते हैं। तो होता क्या है कि अगर वो इन फोकस नहीं होता तो आपको उसका एक शेडो नजर आता है। तो फोकस होता होता है जब आपका चुकी नहीं बनती है पुरानी भी है। ऑब्जेक्ट मिलके एक ही से बनता है। तो जब मतलब ये एक टेक्निक होती है कि आपको जिस चीज़ को फोकस करना है तो कैसे करेंगे। तो होता ये कि जिस चीज़ को आपने फोकस लेके आना होता है तो आपकी सारी तवज्जो उस पर होती है और आप अपना फोकस एडजस्ट कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप फोकस करना चाह रहे थे उसका एक लाइन का शेड बना होता है। तो जब आप फोकस एडजस्ट कर रहे होते हैं तो शेड उसकी तरफ आ रहा है या तो अवे जो जाना शुरू हो जाएगा या उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसका शेड यहाँ बन रहा है इसका मतलब टोटली आपका फोकस है। तो अगर आप अगर फोकस एडजस्ट कर रहे हैं और आपस में मर्ज होते हैं एक पॉइंट पे आके उसका शैडो और वो मर्ज हो जाता है। दैट्स मीन कि वो आपके पास ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट फोकस आ गया। तो अब आपके पास वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने फोकस किया है वो बड़ा शार्प और क्रिस्प और डिटेल्ड होगा जबकि उसकी इर्द-गिर्द की जो चीजें हैं जो बैकग्राउंड होगा आपके वो ब्लर आ। उसके बाद आपके पास नैरो एपर्चर जिसके अंदर आपका डीप फोकस है
और उसमें अपर्चर साइज जो इसमें 1.0 यूज कर रहे हैं, तो शार्प फोकस नॉट मोस्ट ऑफ द फ्रेम। उसके बाद आपका सिर्फ 11 फोकस है जिसके अंदर मैक्सिमम शार्पनेस अक्रॉस इमेज, जो कि हमें जनरल यूज कर रहे होते हैं, जिसमें आप सिंपली क्लिक कर रहे होते हैं बगैर कुछ नहीं। इसमें आपके पास क्या होता है, मैक्सिमम शार्पनेस अक्रॉस एंटायर इमेज। नेक्स्ट ईयर आपने ग्रुप फोटो लेनी है, तो अब आप किसी को फोटो फोकस नहीं कर रहे, तो आप चाह रहे हैं कि जितनी आपके पास कंपोजिशन है, जब भी आप एक पिक्चर ले रहे होते हैं तो बेसिक चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कंपोजिशन, कि आपके पास एक इनफ्रेंट चीज आ रही है और किस चीज को आप काट रहे हैं। तो लेट्स से आपने एक ग्रुप फोटो लिया, उसमें किसी का हाथ आ रहा है, किसी का सर नहीं आ रहा है, किसी का पाँव आ रहा है, किसी का पाँव पूरा आ रहा है। तो पहली जो चीज होती है दैट इज द कंपोजिशन, आपकी पिक्चर की कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर जितनी चीजें सारी फोकस हो, आप ग्रुप फोटो में आप किसी एक को तो फोकस नहीं करेंगे, ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि जितने लोग उसमें मौजूद है सबके चेहरे प्रॉपर है, तो वहाँ पे आप 11 यूज करेंगे, जिसके अंदर आपको जो है मैक्सिमम शार्पनेस अक्रॉस द एंटायर इमेज। उसके बाद हमारे पास आ गए कैमरा टाइप्स एंड फॉर्मेट्स। तो डिफरेंट जगहों के लिए डिफरेंट रोल्स में और हर चीज़ के लिए डिफरेंट टूल होता है, इसी तरह आपके पास हर काम के लिए डिफरेंट कैमरा टाइप होता है जो कि प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। डिफरेंट मतलब जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह का बेसिकली कैमरा यूज करते हैं। प्रोफेशनल DSLR और मिररलेस, तो सबसे भी लेटेस्ट आया है दैट इज मिररलेस कैमरा, ठीक है, जो कि कैनन ने स्टार्ट किया है, उसके बाद सोनी भी इन्होंने लेके आया है। सो अभी जो लेटेस्ट आ रहा है DSLR का दैट इज मिररलेस कैमरा। इसमें कैनन 5D Mark IV फुल फ्रेम प्रोफेशनल कैमरा है, सोनी का इसकी जगह ये पता नहीं जो पढ़ा तो डिप्लॉय कैसे करना है, मुझे क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है सबसे पहला रेफरेंस क्या है? ऑनलाइन जी फोटोग्राफी सबसे पहला कैमरा आपका कोडैक का, ठीक है, जो पहला सबसे पहला कैमरा क्या है, कोडैक। भाई क्या है मीडियम यार फॉर्मेट ये प्रोफेशनल के लिए बताया है, प्रोफेशनल के लिए DSLR यूज करेंगे या जो सबसे लेटेस्ट है मिररलेस को आप यूज करेंगे। मीडियम फॉर्मेट जो कि आप नॉर्मल तो वो आपका प्रीमियम डिस्टिंक्टिव लुक, उसका फ्यूजी फिल्म GFX मॉडर्न मीडियम फॉर्मेट डिजिटल या फिर मीडियम फॉर्मेट में कैमरास है। अच्छा फिल्म रेफरेंस, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि अभी तो आपके सारे डिजिटल आ रहे हैं, लेकिन शुरू में जो आपके आ रहे थे वो आपके फिल्म कैमरास आ रहे थे। तो 35 mm फिल्म, अच्छा तुमने एडमिशन ले लिया डिप्लॉयमेंट मीडियम फॉर्मेट फिल्म, लार्जर नेगेटिव साइज अभी ध्यान नहीं हो जाएगा। स्टिल डिजिटल कैमरा के होते हुए भी फिल्म वाले कैमरा यूज किए जा रहे हैं। उसकी वजह बताएंगे, उसकी वजह क्या है? एनीवन हैज आइडिया कि फिल्म वाले कैमरा अभी भी क्यों प्रेफर किए जाते हैं? 4 महीने रमजान में तो है फरवरी लेकिन जो डिजिटल कैमरा है वो पिक्सेल्स में काम करते हैं, आपका वो जो कैप्चर कर रहा होता है पिक्चर्स को वो पिक्सेल्स में ना आपका कैप्चर कर, लेकिन जो आप थोड़ी बताया है लेकिन कितने ना खत्म हो गए आपकी फिल्म के ऊपर डायरेक्ट ये चौथी पांचवी क्लास है ना आज, उसमें आपके पास पिक्सल वाली बात ही नहीं है, उसमें आपके पास समझिए कि पूरा इमेज एज इट मुझे इज लगा था इस पार्ट में एटलीस्ट इस पार्ट में डिप्लॉयमेंट आएंगे एज इट इज आपका इमेज जो है डिप्लॉयमेंट वो आपका डाटा वगैरह। क्रिएट हो रहा है। जिस तरह आप देखेंगे कि नॉर्मल ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या फर्क होता है? नॉर्मल ग्राफिक्स में क्या होता है, ग्राफिक्स पिक्सल से बन जाती है, डॉट्स से बनाई जाती है, जबकि आपके पास जो वेक्टर ग्राफिक होती है वो लाइन से बनाई जाती है। अब वेक्टर ग्राफिक का फायदा ये है कि आपको जितना मर्जी उसको एक्सपेंड कर दें वो कभी फटती नहीं है, कभी पिक्सेलेट नहीं होती। लेकिन जो आपके पास पिक्सेल्स वाली इमेजेस होती हैं, जब आप उनको एक हद से ज़्यादा जब जूम करते हैं तो वो पिक्सेलेट हो जाती है, फट जाती है। तो इसी तरह आपके पास जो फिल्म वाले कैमरा होते हैं उसकी जो इमेज होता है बहुत क्रिस्प होता है। अगर आप उसको इलाज करके बिल्डिंग साइज से बना देंगे तो वो कभी पिक्सेलेट नहीं होगा। लेकिन एक कैमरा से ली हुई जो पिक्चर होती है, जो कि डिजिटल इमेज होता है, उसकी एक खास रेजोल्यूशन होती है, उसकी एक खास रेजोल्यूशन होती है जो कि बेसिकली उसकी डेप्थ बता रही होती है। तो जब आप उसकी रेजोल्यूशन से ज़्यादा उसको लेके जाएंगे और बड़ी पिक्चर बनाएंगे तो वो पिक्सेलेट हो जाएगी और पिक्चर तो अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि अगर आप अपने वॉलपेपर लगाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं, ऑब्वियसली अब आपको हाई रेजोल्यूशन 5 मेगापिक्सल की आपको पिक्चर ग्रेजुएशन आगे ऐसे 22 में ही ना
लेकिन अगर आपने वॉल के ऊपर पिक्चर बनानी है स्टार्ट होगी ना उसकी आपको अभी तो 21 है ना बस 25 में कभी भी किसी चीज़ को हाँ अंडर 25 यूटिलाइज में करें वैसे भी ओवर डिग्री का यूटिलाइज ये है कि कहीं मतलब बंदा उठता बैठता है ना वहाँ काम आती है और आपके पास ना आपको वही और किसी भी को जाने का फ़ायदा होता है कि आपको एनवायरनमेंट मिलता है उठना बैठना उसके बाद आता आपको है इसमें आ जाती है राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है जो लोग सुबह राइटिंग सुबह उठ के जाते हैं सुबह उठना जाना रूटीन है। हाँ वो बन बहुत ज़्यादा जाता है राइटिंग करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ आपकी पिक्चर ऐसे पढ़ना तो खुद होता है जाएगी पार्टिसिपेट तो करना होता है आपकी बॉडी अंडर एक्सपोज हो जाएगी आपकी ना डिटेल जाएंगी ना कलर जाएंगी देखिए आपकी आँख भी ना नेसेसरी किस तरह करती है कि रोशनी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद लेकिन ये कोशिश करने की अगर पहला सेमेस्टर फीस एंटर होती है करोना दी तो तो जब लाइट आगे किसी की ऑब्जेक्ट खुद पे से पड़ के बेटर रिफ्लेक्ट होती है तो जितने हाँ कलर वही होंगे मैं जो उतने ना कलर्स यार के मेरी हिसाब ना से आपकी लाइट जैसे मैं डिस्पर्स जो होती है उतने इंटर्न कलर्स की आई तो बुक उसका में जो लाइट देखकर ना डिस्पर्स काम होगी करने डिफरेंट नहीं देती वेवलेंथ से अगर आपकी सोता है लाइट्स तो रात इतनी को होती इतनी है देर हो जिससे जाती आपके है कलर कुछ सेट काम हो नहीं जाते किया हैं जाता वो फिर उसको तो जाके हमने अभी अपने प्रोफाइल बिल्डिंग है ना प्रोफाइल बिल्ड करना सबसे अभी इम्पोर्टेंट मुझे चीज़ है और जब थोड़े डालना बाद चली जाएगी ना फिर मैं ये वाला काम करूँगी कि मैं उसके प्रोफाइल बाद कलर्स बनाऊँ आपको अपना समझ जो आएंगे मेरा जो और जिसमें ना सारा डिटेल्स मेरा जो मैं जितने भी लगा रही लाइटिंग हूँ का मतलब PDF सबसे में पहले है स्टूडियो वो मैं खुद लाइटिंग से बना रही हूँ स्टूडियो लाइटिंग से तो वो एक पोर्टफोलियो ही बन रहा है ना मेरा हाँ जैसे अभी कि लास्ट स्टूडियो है डे 9 या उसके 8 अंदर में जो है एक एक प्रॉपर रैक का लाइटिंग का सिस्टम था सेटअप होता है सुबह बेस से इसमें बनाया जैसे था सर ने कहा तो वो कि भी आप मैंने लिखेंगे बनाया था तो वहाँ पे मतलब एक पोर्टफोलियो तो जमा हो गया लेकिन यार वो सारा डालने में प्रोफाइल बनाने में टाइम लगता है ना नहीं वो तुमने डे 1 किया था ना साथ साथ तुम्हें वो करना चाहिए था ये इस तरह है फेसबुक और ये चीज़ें ऐसी हैं ये तो तुम लिंक्डइन की बात कर रहे हो लिंक्डइन पे करो वो लिंक्डइन तो चलो लिंक्डइन बनी और हुई है तो एफ3 उस पे उसको अपडेट करना क्योंकि पेशेंट जिस तरह हमारी प्राइवेट का पेशेंट होता है ना अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो फिर ये कल हमारी एफ बी की क्लास हुई थी कल की क्लास थी एफ बी की ना भाई वो एफ बी नहीं होती एफ बी क्या कहते हैं मॉनिटाइज हाँ तो कल उसकी आखिरी क्लास थी पेड क्लास का तो उसमें बता रहे थे वो कह रहे हैं कि ना जैसे आपने एक दिन ही करी ना पोस्ट तो यूँ जा जाकर यूँ वो टूट जाएगी 24 घंटे में 24 घंटे बाद जब दोबारा करें तो दोबारा फिर वो टाइम लगता है तो इसी तरह सब में मोस्टली इतना ही है कोई रेगुलर हाँ कोई तो पोस्ट करो तो उनको बड़ा फ़र्क लगेगा चलो अब इतने दिन तो जमा हो गए हैं तो एक एक दिन करती जाती है और रोज़ कोई ना कोई पोस्ट कोई ना लेकिन नहीं मैंने फाइवर पे भी देखा फाइवर पे जो है ना ऑटोमेशन का काम है लेकिन यार कोई बात नहीं वहाँ पे जो है ना वैसे ही आवाम ज़्यादा है तो वहाँ पे फाइवर पे है टफ है फाइवर पे है अपवर पे है लेकिन इसके अलावा भी मैंने ढूंढे बहुत सारी जगह वहाँ पे भी करूँगी प्रोफाइल ये वाली प्रोफाइल लिंक्डइन पे तो फिर जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है लिंक्डइन पे इतना क्राउड है ना आसान होता है वहाँ से आपको डायरेक्ट क्लाइंट मिलेंगे अगर आपको स्पीकिंग आती है ऑटोमेटिक सेलिंग स्किल आती है अगर आपको हालांकि फेक भी मिलते हैं तो लेकिन आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे और वहाँ की पेमेंट आपको डायरेक्ट मिलेगी फाइबर जो है ना फाइबर में बहुत एक ना झुमला लगा मार्केट इतने लोग हैं वहाँ पर और ऑटोमेशन शुरू हुई थी दूसरे महीने में और अभी कौन सा महीना चल रहा है 8वां चल रहा है अब तो लोगों में सीख बहुत सारा शुरू भी हो गया काम कंपटीशन वहाँ पे भी ज़्यादा है और फाइबर पे ये है कि फाइबर अपर जाइंट है अपर जाइंट है वहाँ पे ऊपर नहीं जाना चाहिए ऊपर नहीं जाना चाहिए वो ये होता है फिर सारी वो खत्म हो जाती है अपर पे ना अपर पचास ले ना अपर बड़े क्लाइंट वैसे मैंने लिंक्डइन पे सर्च की थी ना इसकी तो वो आ रही थी ऑन साइड आ रही थी रिमोट जॉब्स नहीं आ रही थी लेकिन मैं देखूँगी सर्च करूँगी मुझे ये है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना वो हो जाए स्ट्रॉन्ग हो जाए कि मतलब जॉब मिलेगी ऐसा ना हो कि मैं डाल दूँ यार लोग पोर्टफोलियो वो जब तुम अपडेट के करते रहोगे उसमें टाइम लगेगा जैसे तुमने आज एक अपडेट किया तो डेली बेसिस पे कोई सवाल पूछ लिया कोई पोस्ट कर ली कोई एजुकेट करने के प्रोफाइल ऊपर जाए और पेड एंड पेड का भी होता है फाइवर जैसे पेड प्रोफाइल होती है ना होती है ऊपर जाती है पिन होती है ऊपर क्या कहते हैं उसको फीचर प्रोफाइल कहते हैं हाँ पेड फीचर आ जाए वो पेड होता है इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं लगानी तो पड़ेगी यार देखो अगर मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कर रही हूँ फाइवर में जो पेमेंट अब मिलती है तो फाइवर अलग काटेगा
पेपर बना हुआ है, पेपर अलग काटेगा, अगर पेपर नहीं बना हुआ पेड़ नहीं ले नहीं रहे तो वो अलग काटे, पेड़ नहीं दिखा के काटता है, मतलब कोई 8% काटता है, पेपर 2% काटता है। 10%। हाँ, और फ्री मनास मार्केट प्लेस अलग काटे, उसके बाद बैंक बैंक वो अलग काटेगा, रोल नंबर पर ठीक करेगा। नहीं तो यार मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं लिंक्डइन पे अप्लाई कर रही हूँ जॉब्स के लिए, ठीक है, अप्लाई तो तुम करोगी, अपना काम शुरू करो और वही लोगों तो को नहीं, टैग करो, वो तो अप्लाई मैं अलग है, जॉब पर लिख के अलग है। अप्लाई भी कर रही हूँ jobs पे। तो जो ना मैं जब रिज्यूम बनाऊँ तो मैं उसी में जो है ना अपने फर्स्ट लोग की वो डाल दूँ, क्या कहते हैं, इमेजेस इमेजेस डालूँ। इमेजेस बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, तो लिंक्स वगैरह एनी टाइम पे तो जो है ना हम कोई वो डिप्लॉय तो कर नहीं रहे, डिप्लॉय मतलब करो ना, तो कहाँ करूँ एनी डिप्लॉय की सारी अभी डिप्लॉय वीडियो में भेजी तो थी टाइम 10 तक तो नहीं डेट है। यार, और उसके अलावा फिर फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉयमेंट भी एनी टाइम होती है। होस्टिंग करता है, मतलब एनी टाइम की होस्टिंग करता है। हाँ, और तुम उसके तुम वीडियो बना कर ना अपने चैनल पे अपलोड करो, प्राइवेट का लिंक वो लिंक वहाँ डालो, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये भी होना चाहिए नहीं, तो मंगा यहाँ पे। हमारा दिमाग इतना गर्म पहले ही हो गया। कुछ बैकड्रॉप्स होते हैं तो उनको भी आप दिखाना चाहते हो, तो उसके पीछे एक लाइट होती है क्योंकि बेसिकली मुझे अब तो इतनी उल्टियाँ आ रही हैं। यहाँ हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप मैं जब यहाँ थी स्टेज ना, मेरी तबीयत तभी वो हो रही थी, आपकी मुझे लाइट गुस्सा जो आता जो था क्यों मुझे एसी की वजह से, मुझे कभी एसी की वजह से भी होता है, बैकड्रॉप लगा हुआ है, लेकिन घर वो पे नजर तो नहीं आ इतनी रहा है, उल्टियाँ आ उसके रही ऊपर थी सारे कि स्पॉन्सर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके मुझे वो भी आप दिखाना चाह रहे हैं। फेसबुक Obviously, मीडिया जो क्लाइंट, job अगर है, तुम फेसबुक को एक्स को और उसको अपना लिंक्डइन में तीनों को टारगेट करो तो उतने क्लाइंट करेंगे कितना। और इंस्टा पे क्या होती है, ऑब्जेक्टिव से सामने दिखाना चाह रहे हैं। रील्स होती है, तुम वहाँ अपलोड करो तो वहाँ बड़े क्लाइंट मिलेंगे, वहाँ डायरेक्ट क्लाइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे तुम्हें वहाँ मतलब ना ऐसा ये है कि जैसे ना FP वहाँ पर क्लाइंट मिल जाए ना डायरेक्ट, वहाँ तुम्हें बड़े बड़े लोग मिलेंगे, तुम्हें फॉलो करेंगे, फिर ऊपर चले तो वहाँ पे तुम्हें बड़े क्लाइंट मिलेंगे, जैसे तुम अपने वही बात है खुरानी वाली, वो नेटवर्किंग बनाओ, जैसे मेरे भाई ने ही बनाई थी 4-5 हाँ, अच्छा उसका तो माशाल्लाह बहुत है, लिंक्डइन पर मैंने उसके देखे अकाउंट, उसके भी अच्छे खासे हैं उसके। तो वो अभी कोई वो प्रोजेक्ट्स नहीं करता। हाँ, उसको बड़े उसने हमारे कल मुझे वो बोल रहा था मुझे तो अप्रिशिएट जो है लेकिन जल्दी आगे बढ़ रहा है। उसके इन चीज़ों में शौक है यार, वो मुझे शौक नहीं है, वो कंटेंट में इन चीज़ों में तंग होती हूँ मैं, भीड़ भाड़ में। अच्छा, मैं भी ना कंसिस्टेंट नहीं हो पाती, बीच में मैंने कोशिश करी कि जो भी मैं जो ना अपनी कोडिंग वगैरह से बना रही थी ना वो मैं डाल रही थी वीडियो बना के चीज़ें, तुम लेकिन मैं अच्छा, भूल तो हो जाती हूँ। एक बहुत वर्ष मिसाल है, एक और ना, जब बंदा पानी पीता खाना खाता जाता है वो ऐसा कहते हैं कि काम करते हैं इससे ना हो, तो ये बहुत मजबूरी होती है बहुत बड़ी है, फिर आप इसमें इतना कि अगर ना अगर ना दर्द होता है तो पेट में दर्द नफे बुखार होते हैं, और अगर दूसरे बुखार प्यास लगी नहीं पी रहा नहीं पी रहा तो फिर नहीं कितना टाइम नहीं पिएगा, उसका नुकसान होगा। इसी तरह यहाँ भी है, अगर आप नहीं होंगे तो वहाँ पे कंसिस्टेंट तो वो फ़ायदा नहीं है। देखो अब जो तुमने किया है ना, ये पोस्ट कर दी है, बीच में जा रही ऊपर गई फिर नहीं की तो बिल्कुल डाउन हो जाती है, फिर ऊपर जाना बहुत टाइम लग जाता है, फ़ायदा नहीं है मैंने फिर पोस्ट उसका। ना जब मैंने यहाँ पे 11th का एग्जाम दिया था ना तब करी थी, उसमें शाबाश। बहुत अच्छी रीच गई थी मेरी, बहुत अच्छी रीच गई। अब उसके अचार बाद डालो सारी उसमें, रीच अचार डालो उसमें। उसके बाद ही गई सारी रीच। साहिबा उम्र पे गई कोई पेंटर है मतलब उसके नाम के ऊपर उन्होंने कह रही थी मैं जा रही हूँ उम्र पे ना, ठीक है, क्या होता है जैसे कोई चीज़ याद करता है उसके नाम पे रख दी जाती है, तो ये कोई आर्टिस्ट था जिसके नाम मेरा पे तुम लोग तो मैं इनके बारे में नेगेटिव ये है वो, मैं इसी वक्त मुझे गुस्सा आता है, ऐसे नहीं गुस्सा आता। तुम अभी जाओगे ना वहाँ पे एक तो बाहर किसी जगह तुम्हें पता चलेगा बाहर कैसे होता है, इतना ऑनलाइन हम तो तुमने पार्टिसिपेट किया नहीं करते क्योंकि जो है ना, देखो तुम वो उसमें जो है ना पूरा ML की वो बती हुई है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अबे तुम लो ना, तुम्हें उसमें क्या मतलब एजुकेशन क्या मांग रहा है, एजुकेशन तो कुछ भी नहीं मांग तुम रहे, पार्टिसिपेट लो नहीं। अरे भाई तुम मेरी बात तो सुनो। देखो तुम जाओ, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा छोड़ दो, तुम जाओगे 3-4 लोग बनेंगे, 3-4 बोलते हैं बनेंगे, हाँ तो किनको आता किनको नहीं आता,
यार एक बच्चा है मेरे पास सही है स्टूडेंट, तो मैं शायद उसकी आईडी भी देख रही थी। उसको जितने भी टीम है ना, उसको मोस्टली काम वो खुद कर रहा होता है, लेकिन क्या टीम का नाम आ रहा होता है, एक्सपोजर हो जाता है, आता किसी को भी नहीं है शुरू में। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें माहिर आते हैं पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है पार्टिसिपेट में अगर टाइम है, मतलब मैंने सोचा आज कि जो है ना मैनेज नहीं कर पाऊंगी, लेकर कौन जाएगा, इतनी देर कौन बैठेगा। अब कितने दिनों का है अच्छे खासे दिनों का, और ऑनलाइन जो होता है ना, तो घर से बैठ के भी और वो इंसान सिखा रहे हैं हाल ही में। सिखाएंगे। 1-2 दिन की है, आजकल मेंटरशिप दे रहे हैं। हाँ तुम्हारा पीआर बनेंगे, मैं क्या पढ़ता हूँ ऐसे पीआर अच्छे खासे बन जाए, तो मैं मेन मुझे तो पीआर बनाना है ना, टीमर्स में क्यों जाते हैं पीआर बनाने के लिए, उनको थोड़ी आता है काम। कराची में नहीं है आईबेक्स के बराबर में नोट मिलेंगे, फोलियो 3 ना, तो फोलियो थ्री में भी इसी तरह है, इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन होता है छोटे मोटे, उनसे तो ज़्यादा तुम्हें आता होगा जो इन्होंने बता दिया। हाँ, हालांकि मुझे और बात मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स तो है आने का नहीं है क्लियर ये, नहीं है। यार आने का नहीं है, बात ये है कि तुम वहाँ जाके पार्टिसिपेट करो, नहीं आता तो मतलब फीमेल को वैसे ही एज होता है, फीमेल अगर नहीं आता चलो बाजी आ जाओ बता देते हैं, उसमें नहीं मत आने का मैं ये क्यों, तुम्हारी पीयर बन जाएगी, नेटवर्किंग बन जाएगी, पीयर बन जाएगी। अगर तुम्हारी पीयर अच्छी बन जाएगी तो व्हाट्सएप पे तुम्हें ग्राउंड में जाएंगे, हर किसी और ऑटोमेशन करवानी होती है। लोगों ने सिखाया डिप्लॉय करना, बेसिकली करंट जो है पूरा डिप्लॉय हुआ है, तो वो प्रोडक्शन बेस डेवलपमेंट काम होता है। फास्ट एपीआई है, और गूगल का क्लाउड फास्ट एपीआई पे वो करके फास्ट एपीआई पे वो बना के वो एनोटेन, हाँ फिर फास्ट एपीआई से फिर वो उसका नहीं पता मुझे, मेरा दूसरा का था लैंग्राफ या ओपन है, डेवलपमेंट होगी फास्ट एपीआई के वो बने, वो तो क्लाउड बनेंगे, जो भी मैंने बनाया था उसकी फास्ट एपीआई बनाई थी। क्लाउड बन के फिर उसको गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय कर दो। वो N10 उसके गूगल क्लाउड डिप्लॉयमेंट तो होनी चाहिए, क्योंकि वो भी क्लाउड पर सर्वर ही डिप्लॉयमेंट ही करनी है ना, बीच से प्रोसेस होने से। अब मैंने जो व्हाट्सएप का एजेंट बनाया था ना, जो मैंने अपने भाई की ईमेल से एजेंट बनाया था, वो एक्सपायर, तो वो सेव तो करा था, सेव किया था, डाउनलोड किया था, उसको वर्क फॉलो। एक चीज़ मैंने बताई थी, मैं भूल ही गई हूँ, ग्रुप में बताई वो तुम्हारी जीमेल क्या है, कॉपी पेंसिल लो, मेरे पास है तो। नहीं तो मैं क्यों बता रही हूँ उससे तुम ना, और एक और वो भी है गो फाइल, तो तुम्हारी जीमेल कुछ भी है ना, क्या जीमेल है तुम्हारी, alihaania2598। अच्छा इसके बाद 259। अब यहाँ पर तुमने ना प्लस लगा के ना को कुछ भी लिखना है, जी लिख लिया, कुछ भी लिख लिया ना, जी लिखो, ये प्लस तो लगेगा ये लाजमी लगेगा, इसके बाद जी लिखो, ई लिखो, 9 लिखो, एफ कुछ भी लिख लो, उसके बाद @gmail। अब ये इमेज चेंज होगी हमारी, ये क्या बन गया? ये बन गई चाइल्ड ईमेल। तुम्हारी जो मेन ईमेल है ना, जो वो तुम्हारी वही रहेगी, जो मेन ईमेल तुम्हारी कह चलाएगी पेरेंट ईमेल, सही है। अब ये ईमेल तुम्हारी एक न्यू बन गई, जो किस ईमेल से तुम वो करोगे ना साइन अप N10 में, तो समझेगी कि तुम्हारी ईमेल अलग है, लेकिन तुम्हारी जो कोड आएगा ना वो इसी पे आएगा, पेरेंट ईमेल। इसमें तुम जितनी ईमेल चाहे बना लो, पेरेंट ईमेल यही होगी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी है ना ये अभी, हाँ ये 259@gmail.com यही रहेगी, ये पेरेंट ईमेल ये रहेगी, ये चाइल्ड ईमेल ये बनती कैसे? बस जब साइन अप करोगे ना, साथ में साइन अप, जब कोई भी साइन बनानी नहीं, साइन अप करते रहना, ये कर देना, फिर जब इसकी 14 दिन ख़त्म हो जाए, 14 डे का ख़त्म हो जाए, फिर प्लस के साथ कुछ और लगा दो जो लगाया नहीं है,
आपके उसके फिर जो उसको लगा दो। concept हाँ, is ये क्या करो the तुम्हें बहुत अब ये था, एक दफ़ा आप 1 लगा लो, जब 1 खत्म हो जाए फिर 2 लगा लो, फिर 3 लगा लो। उसके तो अंदर मेरी आपने ईमेल यही होगी, ये ईमेल। चाइल्ड हाँ, एग्जांपल तो ये डायरेक्शन लाइक इस तरह न्यू जितने फ्लैश भी है ना वो है एग्जांपल ना, ये और आप एक चीज़ और, जो मशीन आप ले लें अब या जो ये आपको क्या कोई भी कहते हैं फ्लैश ऑनलाइन है जिसमें सिर्फ उसकी ईमेल वाला डायरेक्ट काम है ना, फ्लैश उसमें ये पर डे ये ये जो टोटल फीचर काम आ करेगा। जाती है उसमें लेकिन ये कितने दिन तक करेगा? 14 दिन, ये तो सॉफ्टवेयर ईमेल कोड वाली में तुम्हारी डिफरेंस चलती और रहेगी, ऑफ लेकिन साइड उसमें सॉफ्ट लाइट कितने में दिन का मिला हुआ दो फ्री में? तरीके 14 दिन। 14। एक तो ये तो बस 14 दिन का। लाइट के आगे उसके बाद तुम डिफ्यूजर 1 की वाली जगह एक 2 फिल्म 2 लगाई कर दो। जाती है मतलब ये नया अकाउंट तो नहीं बनेगा ना, बस ये इसी के साथ जुड़ा हुआ हाँ, अकाउंट है। हाँ, लेकिन बस दूसरा कोई क्या भी है साइट ऑफ जहाँ पे लाइट ईमेल माँगता है ना, अलग से न्यू न्यू, ये वहाँ के लिए जुगाड़। अंब्रेला इसका इसलिए यूज की जाती है ताकि लाइट पड़े नहीं, सिल्वर पे अंब्रेला पे और फिर जो सिल्वर और कलर जो की अभी जो जितने भी काम है ना, जितने भी सरफेस है काम मिल रहे हैं, वो लाइट को तो रिफ्लेक्ट क्लाइंट को करते भी हैं चाहिए। तो जो बाउंस लाइट होती है जो ये रिफ्लेक्ट ये लाइट होती है वो बेसिकली आपकी सॉफ्ट इसमें लाइट भी है वही है। जिस तरह अगर आप देखें कि इसके बारे में 14 दिन अभी का भी मिलता है इसका, रोशनी है पर डे का पर मंथ का पैकेज होता हालांकि है इतना सूरज की महंगा। रोशनी यहाँ पे नहीं पड़ रही और इसका एक बेसिकली वो क्या प्रोजेक्ट है अच्छा आपकी खासा महंगा है, सनलाइट अच्छा खासा है महंगा है। बाहर की इसमें जो ऑब्जेक्ट 14 है दिन में उनसे अगर बाउंस हो क्योंकि तुम्हें जाती इसमें ऑटोमेशन है आती है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें आती है ना, सॉफ्ट इसके लिए एडवांस जब वर्जन है। बाहर जाके खड़े हो जाएंगे मार्केटिंग तो के लिए, आपको हर सेलिंग के लिए सेकंड जरूर चाहिए पड़ेगी होता है। लाइट जब ये सीख लोगे तो फिर ये, सॉफ्ट वो लाइट ज़ेपियर हमेशा जो जो है डिफ्यूजर के वो थ्रू तो आती है अटैच करने के लिए होता है ना, फिल्म लगा के मैंने डिफ्यूज देखा कर नहीं दो है। अटैच करने के लिए या होता जब है। बाउंस लाइट जब होती वो है जो किसी जब ऑब्जेक्ट वो से हो किसी जाएगा, सरफेस से बाउंस होकर आ रही तो है ये इस बेसिकली कम से कम अपनी सॉफ्ट सर्विस लाइट अपने टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंगली डिफ्यूज ऑफ एक दो लाइट प्रोजेक्ट जो भी करो तो कार्बन तुम्हारी सॉफ्ट लाइट वो समस्या कैप्चर फ्री निकल आएगी। ट्रांजिशन बिटवीन लाइट एंड तो अच्छा शैडोज मतलब उसके अंदर बेसिकली क्या होता इसको है ये शैडो बहुत का महंगा सॉफ्ट कलर प्रोजेक्ट होते होता हैं है, एक इवन प्रोजेक्ट, क्योंकि फ्रैक्टरेट उसमें पूरा इल्यूमिनेशन मार्केटिंग एग्जांपल का ओवरकास्ट लेकिन स्काई डिप्लॉयमेंट का कमाने लग जाओ तो फिर ले लो, फिर क्या ये जाए एग्जांपल के है सॉफ्ट लाइट $97। क्योंकि अगर उसके बाद होता है ये नेचुरल करके लाइट तुम्हें इससे 3-4 गुना लाइट ज़्यादा विद मिल थ्री जाएगा। डायरेक्शन और वैसे क्रिएटिंग तो क्लाइंट होता कपलिंग है, और से इसमें क्लाइंट करता बेसिकली है। क्या होता है आपके अच्छा, स्पॉट लाइट वो तो सब लाइट्स होती क्लाइंट, है जो कि सब डायरेक्शनल लाइट्स सिर्फ होती है क्लाइंट करता है सब इनकी कुछ। फॉर्म है लेकिन टेक्सचर थ्रू ये है शैडोज कि हमें प्रैक्टिस के लिए इसमें क्या भी क्या करना है। करते हैं आप तो जानबूझ के ये जो कि टेक्सचर है उसको ये वाला आप टोटल जो ज़्यादा यहाँ काम करेगा, एनहांस कर दो ये उसके वाला, लेकिन शैडो इसमें जो क्या करना है, इसमें होती काम है करना, इसमें नहीं चेक किया। क्रिएट थ्री डायमेंशनल इमेजेस उसके अलावा इसमें क्या होता है 2-3 जीमेल से आपकी इसको थ्री प्रैक्टिस कर लो, डायमेंशनल उसके बाद इमेज आ फिर गई इस पे जो जिसमें अगर कोई प्रोजेक्ट बंदा बना खड़ा इसको है वीडियो बना के और फिर एक चैनल पे साइड लगा से दो, आप प्राइवेट कर लाइट्स दो, को और वो लिंक वहाँ लगा दो। डाल रहे हैं तो क्या होता है लेकिन उसका एक तुम्हारे पास शैडो क्लाइंट क्रिएट अच्छा होना होगा चाहिए। बंदा यूं खड़ा है लाइट अगर इधर से तुम्हें है फ़ोन है, शैडो तुम्हारी इधर है जितनी तो टीआर अच्छी बेसिकली क्या होगी, होता है आपके एफबी थ्री पर, एक्स डायमेंशन पर, वहाँ एक पे बड़ा एक्स पे तो स्ट्रॉन्ग बहुत डायमेंशन क्लाइंट होते हैं, एक्स पे पब्लिक बैठी इसमें होती है। आपका जो फ्लोर है वो कलर अभी नजर आ रहा है फेसबुक कलर मेटा नजर ने आ रहे हैं किसी शैडो प्रोजेक्ट को अच्छा खासा वो किया वहाँ फंड पे किए, वो पता नहीं कि थ्री 32 डायमेंशन जो है आपको बिलियन मिलती है क्या है। उसके बाद वो फ्लैट है सिंपल इवन एआई इल्यूमिनेशन इंजीनियर विद का मिनिमल प्रोजेक्ट, इंडिया का सेटअप खासा जिस तरह बंदा के है। अगर आप इस हॉल इंडिया, इंडिया में वाले तो पूरा मल्टीपल दिन लाइट्स वहीं छत व्यस्त पे यार लगी वो हुई है ये तो थोड़ी हमको सीखते बाहर हैं, देखें बेसिकली दिस इज वो फ्लैट पूरा लाइट बिजनेस इसके खड़ा अंदर आप पूरा करना वर्क सीखो ऑन ना, शैडो पूरा बिजनेस। क्योंकि क्या हो रहा है इस तरह से जो लाइट आ रही है उसका शैडो इधर बन रहा है अब मैंने 2-3 उधर से जो इवेंट्स लाइट आ रही है अटेंड उसका किए थे शैडो इधर बन बाहर रहा के, है और इस फिर वीक उधर ना क्या ये होता है वीक कि गुजरा, जो शैडोज है जो वो आपके चाइनीज के कैंसिल हो साथ, जाते हैं चाइनीज के तो ये इवेंट था, बेसिकली इंग्लिश बोल रहे आपकी थे जो वो, है फ्लैट लाइट होती है इंडिया बैठा हुआ है। शैडो इधर बहुत उनको कम रंग होती में है फ़र्क, रंग उनका काला रिड्यूस था, टेक्सचर एंड डायमेंशन काला रंग। इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है जब इंडिया आप वाले पिक्चर नहीं, लाएंगे तो डिटेल पिक्चर और नहीं मतलब आएगी उनको इतनी फ्लैट मतलब दे लाइट रहे के हैं, अंदर कभी भी हॉस्पिटल बुला आपके रहे हैं पास कि बस कर पिक्चर लो। शार्प नहीं आती डिटेल नहीं आती और उसमें आपको किसी भी डायमेंशन कंपनी ऐसा का आप कुछ इवेंट नजर अटेंड नहीं करो, वहाँ आता इंडिया का अपना लाजमी होगा, गुड फॉर एलिमिनेटिंग इम्परफेक्शंस लाजमी। अगेन वही बात है कि जब आप किसी चीज की इम्परफेक्शन होती है लाइक जैसे मैंने फेस की बात की कि फेस की इम्परफेक्शन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं हार्ड लाइट नहीं डालते हैं सॉफ्ट लाइट यूज करते हैं ताकि जो आपके कॉन्ट्रास्ट है ये between the highlights and है shadows वो जिनमें कम से कम कंपटीशन है, और जब लोग वो अभी कम होंगे वो कम 3-4 महीने डिटेल्स में कम जब नजर सीखना आएंगे स्टार्ट कर उस दी, चीज जितनी की जल्दी इम्परफेक्शंस है इस पे उस आओगे चीज ना की उतना वो वरना रिमूव इसमें आती है कंपटीशन हाई हो जाएगा, हाँ, ये फिर इस इसमें तरीके से आप इसमें भी नहीं यूज मिलेगा, फिर लोग और अगर आप क्लाइंट किसी अवेयर हो चीज जाएंगे। पर फोकस करके ब्राइट अभी लाइट फिर पे नया चेंजेस नया काम नहीं कर रहे हैं, करेंगे क्लाइंट तो वो अवेयर हो चीज गए, मुनासिब नहीं बढ़ते है जाएगा, इतना मुश्किल लेकिन नहीं है, अगर फिर इससे प्राइस कम थोड़ा सा कर देंगे। लाइट सोर्स थोड़ा कम कर अभी दें तो लाइट को यहाँ यूज प्राइस करके पे भी करें मिल सकता है और हाँ, फिर से बस फिल्टर 1000 प्राइस कम हो क्या जाएगी। होता है आपकी लाइट कितने पिक्चर कितने
बेहतर आ जाती है। फिर आपके पास है नेचुरल लाइटिंग के बीच में टाइम बेस्ड लाइटिंग, इसमें सबसे अच्छी जो चीज़ है वो है जैसे गोल्डन आवर। बताया कुछ टाइम है पहले फोटोग्राफी करता हूँ। गोल्डन आवर बेसिकली जब आपका सनसेट हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड द गोल्डन आवर फॉर फोटोग्राफी, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ आपको ये गोल्डन चाय दिखेगी, हर चीज़ काफी मंगवा रहे हैं, शेड में आ रही है गोल्डन। काफी मंगवा रहे हैं ये लोग, आपका गोल्डन आवर क्या है? पढ़ नहीं रहे। लास्ट आवर ऑफ सनराइज, लेकिन सुबह का लेकिन सुबह से ज़्यादा यार क्या शाम करूं, के वक्त में गोल्डन आवर है, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें गोल्डन नजर आती हैं। अपने रिकॉर्डिंग खुद कर रहे हैं ये लोग। तो क्या आपका जब सब सूरज निकल रहा होता है और जब सूरज उदय हो रहा होता है, क्योंकि उस वक्त लाइट ब्राइट नहीं होती, सूरज आपका सर के ऊपर नहीं होता,
उसका सूरज आपका होराइजन के करीब होता है, इस तरफ या इस तरफ। कुछ तो बनती है मुझे अपने पूछने की क्लास आ गई याद। जो ब्लू कलर है वो ज़्यादा नहीं आता, मुझे टाइमलेस जो ब्लू कलर ज़्यादा नहीं आता तो आपकी जो ऑरेंज जाओ। लाइट है वो ज़्यादा आती है। तो फर्स्ट आगे लास्ट आंसर भी ऑफ पढ़ा है नाइट इसलिए दैट बैठ इज के पहले तो पढ़ाती हूँ वार्म सॉफ्ट डायरेक्शनल लाइट होती है। सूरज या तो इस तरफ है या इस इतने में चला गई था एक डायरेक्शन लाइट मैं पे ढंग की बात नहीं वो हमेशा मैं बेसिकली सॉफ्ट होती है और डिपेंड नहीं होती इसलिए मुझे लॉन्ग पता नहीं शैडोज होता कि ये जो शैडो करा बनाते रहा हैं। अरे अरे टाइम बाकी बच्चे भी तो है ना। तो जो आपका कलर है उसका जो लेकिन टेम्परेचर है एक बात तो आपको खुद से करनी चाहिए कि आप किसी पे डिपेंड ना यहाँ पे ना अपने ऊपर तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आप इन पे जो अपनी कलर यूनिवर्सिटी पे का डिपेंड टेम्परेचर है वो यार बात डिस्प्ले करनी होता है टाइम है की टाइम टाइम की हाँ लेकिन टाइम तो जब वेस्ट हम लाइट की बात करते हैं तो कलर जाओ। टेम्परेचर आप नॉर्मल बल्ब भी ले जाए अच्छी क्वालिटी के स्टैंडर्ड बल्ब आते हैं और तो वो क्या क्या मंगवाया सर के लिए? टेम्परेचर सर ने आज लाइक सर ने आज कितना अच्छा टॉपिक पढ़ाया उनको तो ऑरेंज लाइट मैक्सिमम होती है सनलाइट के बहुत करीब होता है, ठीक है। तो जो कलर टेम्परेचर होता है बहुत मैटर करता है जब आप फोटोग्राफी करते उनके लिए तोहफा। हैं। वार्म सॉफ्ट डायरेक्शन लाइट होती है, उसके बाद लॉन्ग शैडोज होते हैं, मोस्ट फ्लैटेड डायरेक्शन लाइट जैसे आवाम पोर्ट्रेट्स के लिए आपकी बहुत अच्छी लाइट है। उसके बाद आप ब्लू आर्ट आपकी क्या होता है जो आपकी वाइट लाइट होती है उसके बाद आपकी ब्लू लाइट ज़्यादा होती है। तो ब्लू आर्ट बेसिकली आपके कौन सा पीरियड जस्ट आफ्टर क्या सनसेट मंगवाई बिफोर आपने? सनराइज। तो ये वो टाइम है जब आपके पास वो उठा के सूरज उनके सर पर नहीं- मतलब आपके पास सूरज आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन लाइट नजर आ रही है। मैं तो नहीं जाया करूंगी। तो ये जो सूरज नजर नहीं आ रहा इनको बोलना डाका पड़ा है यार वरना खुद पढ़ने लगना है। फिनोमेनली ऐसे कैसे हो सकता है कि सूरज कभी आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन लाइट ग्रुप की नजर आ चैट पढ़ी थी? तुम्हारे वाले ओहो इनके ग्रुप की। नहीं मैंने पढ़ी लगता है आपको किसी ने फिजिक्स नहीं पढ़ी। बच्चा लगे हुए थे आपस में। एक बच्चा हो गया था जज्बाती सर यार क्यों लेकिन अगर आपके पास एक अनइवन सरफेस है तो जब उस पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो एक एंगल में रिफ्लेक्ट होती है, मल्टीपल एंगल में अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो आपका जो हवा है उसके अंदर एयर पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब आपका सूरज होराइजन से नीचे होता है तो लाइट जो है तेज ऊपर आ रही होती है, जब ऊपर आती है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे वो इरेगुलर रिफ्लेक्ट होकर आपका जो माहौल है उसको ब्राइट करते हैं। दैट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। वाओ इसकी वजह से ये होता अंकल है आई कि सूरज निकलने से ये बोलते ही पहले नहीं है यार यहाँ तो 3 मुल्क के बच्चे बाहर निकल रहे हैं पीएम को हटा दिया टीचर को ब्लू आउट इज पीरियड जस्ट आफ्टर सनसेट। वो भी देखा था ना वो नेपाल का ब्लू लाइट होती है ऐसे ही हो ना यहाँ के बच्चे तो उठ के चले जाते हैं बोलते उसके हैं। बाद आपके आ गया ओवरकास्ट। ओवरकास्ट में क्या है क्लाउडी स्काई एक्टिंग एज जायंट सॉफ्ट बॉक्स। जब आपके पास जो क्लाउडी स्काई होता है तो आपके पास एक तरह का क्या होता है एक तरह का आपका एक सॉफ्टनर होता है आपका जो हमने इससे पहले बात की कि एक डिफ्यूजर बन जाता है। जब आपके पास सन हो दिन का टाइम लेकिन सामने आपके क्लाउड्स आ जाए तो आपके पास ऐसे सॉफ्ट सर को बोलो ना ये क्यों पढ़ा रहे हैं। एवियन डिफ्यूज लाइटिंग आगे कोई बात है डिफ्यूजर का मैं तो बोल भी दूँ भाई सब पीछे खड़े हो जाएंगे नहीं नहीं हमने पढ़ना है फिर कंसिस्टेंट लाइट थ्रू आउट द डे। आ जाएंगे भाई उसके बाद आपका सब मानना डायरेक्ट लाइट हार्ड अनफ्लैटेड शैडोज हमारे सर अंडर पे आई कुछ नहीं बोलो। हेड्स। तो जब आपका सूरज सर के ऊपर होता है और आप किसी बंदे की तस्वीर लेंगे तो उसकी आंखों के नीचे भी शैडो बन रहा होगा उसके नाक के नीचे भी शैडो बन रहा होगा बिकॉज़ जो लाइट है उसके जस्ट उसके हेड यहाँ फिर मैं हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्वियसली हाई यहाँ कॉन्ट्रास्ट फिर मैं क्यों पढ़ कर आए जनरली प्रोवाइडेड फॉर पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स के लिए हम नॉर्मली ये लाइट इस तरह की यूज नहीं करते या आपको मुझे जब तक यही पढ़ाया है सूरज सर के ऊपर हो 11 तो बज गए पोर्ट्रेट्स चल लीजिए। पिक्चर्स नहीं है पोर्ट्रेट्स पिक्चर तो ऑब्वियसली नहीं बना डायरेक्शन एंड क्वालिटी विंडो लाइट। अगेन विंडो लाइट को क्यों क्या विंडो लाइट से क्या मुराद है वही जो मैंने आपसे बात की कि जो विंडो लाइट है उसमें बेसिकली क्या होता है कि सनलाइट डायरेक्टली मिल रही है आपको एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन की लाइट मिल रही है जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और सॉफ्ट होती है। तो विंडो लाइट आपकी सॉफ्ट है डायरेक्शनल लाइट है। साइज ऑफ विंडो अफेक्ट्स लाइटिंग क्वालिटी। आपकी जो विंडो साइज होगा वो डिफाइन कर रहा होगा कि आपकी जो लाइट है उसकी क्वालिटी क्या है उसके लिए आपके पास क्वालिटी नहीं हम लोग अंधे हो गए। बड़ी विंडो की ऑब्वियस सी बात है उसमें डायरेक्ट लाइट नजर आ रही होगी जितनी विंडो कम होगी उससे आपके पास उतनी कम लाइट है कमरे में आएगी। नॉट फेसिंग विंडोज प्रोवाइड कंसिस्टेंट लाइटिंग। जो नॉट फेसिंग विंडोज होती है वो आपकी एक मुसलसल कांस्टेंट लाइटिंग सोर्स आपको प्रोवाइड समझ से बाहर है। can be modified with curtains or diffusers. Again,
अगर आपको लगता है कि लाइट क्योंकि ब्राइट है, बहुत ज़्यादा सनी डे है और आपकी विंडो से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, जो कि आपका जो पिक्चर है उसको तो फेसबुक से चला रही होती है, फेसबुक से मैं बोल के अपलोड कर दिया करो। बहन मेरी जो है ना मोबाइल में वो सारी चीज़ें आती नहीं हैं कि मैं यहाँ से अपने मोबाइल से वो अपलोड करूँ। कंप्यूटर चलाना पड़ता है। हाँ, लो कुछ सब्जेक्ट होता है और मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया तो इसीलिए क्यों? पता नहीं क्या हो गया। अब भाई अपने ऑफिस का लैपटॉप सिर्फ जुम्मे को लाते हैं। अब हफ्ता इतवार कितना काम कर सकता है। तो घर वाले कंप्यूटर और तो कंप्यूटर खोलना पड़ता है ना यार, मंजा आया है, तंग करता है यार। चला जाए तो सुकून से। और कंप्यूटर के आगे बैठ बैठ के कमर में भी दर्द हो जाता है। लैपटॉप आप लेट के भी इस्तेमाल करो। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो सर लेंस का फ्लेयर होता अंडा है, पराठा खाना है? लेंस का फ्लेयर अंडा पराठा। नहीं आप अक्सर आपने मूवीज में देखा होगा कि सनशाइन कर अच्छा, जब क्लाइंट के प्रोजेक्ट हो तो बोलोगी भांजा आया हुआ है, बोलेगा खेलते लेंस के ऊपर जब थोड़ा काम लाइट है, लाइट पड़ने से क्या होता है, एक फ्लेयर बनता है। तो मैंने बताया जो छोटे बच्चे होते हैं जो तंग करते हैं। ये तो पता है मुझे, लेकिन काम क्यों करना है? नहीं भाई, ड्रामेटिक सिखा के देना सारी चीज़ें जो करना, कीबोर्ड से फिर चलाना होगा, सारा काम से खराब होगा। साइड लाइट है, लाइट का कमिंग फ्रॉम सब्जेक्ट साइड, लाइट जो सब्जेक्ट की साइड से आ रही है, रेडियस टेक्सचर से परफॉर्म लैपटॉप सही नहीं लगाना। नहीं नया ही लूँगी क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही जो है ना स्लो चलता था। तो बता रहे हैं कि बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड जो है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, कि डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है। और भाई की जॉब सही जा रही है। मतलब आपका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, स्मॉल एरिया इन शार्प फोकस। देखिए जिस तरह आपके पास जो फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या होती है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, ऑप्टिक्स पढ़ी हो, तो आपके पास जब हमारे पास एक लेंस होता है, एक लेंस के थ्रू हम एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी समझ आ रही थी। अब कुछ और कुछ रहता है कि वो भी करवा दे। ऑब्जेक्ट है वो आपके इन्वर्टेड हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सो दैट इज बेसिकली द फोकल लेंथ। वो आपके लेंस की जो फोकल लेंथ वो होती है कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको उल्टा नजर आना शुरू हो जाए। ये लग रहा है मुझे सर। लेके जाएंगे तो आपका ये ऑब्जेक्ट सीधा हो जाएगा और आपको वो सही नजर आना शुरू हो जाएगा। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को इस तरह डिटरमाइन किया जाता है कि बेसिकली वो कितना फोकस कर सकता है। एक हद के बाद गोल कराऊं तो पड़ा क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, फोकस करने का मकसद क्या होता है कि आप कम एरिया में देख रहे बोल के हैं आती है, लेकिन इसको उसकी पढ़ा रहे हैं। डिटेल ज्यादा देख रहे हैं। जिससे आपके माइक्रोस्कोप तो आपके लिए चीजें आएंगी हम कर नहीं पाएंगे। मुझे लगा कि इसका टाइम